सो एप्टीट्यूड इंग्लिश में आज मैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि ई-कैट और एम-कैट दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग अच्छे से एम-कैट में इससे पहले ये होता था पीएमसी 2022 से 2020 के सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कुछ वर्ड बैंक्स होते थे, 250 वर्ड्स हमें दिए जाते थे, बस उन्हीं को हमें उनके स्पेलिंग्स, उनके एंटोनियम, उनके सेलोनियम्स ये सब याद रखने होते थे। लेकिन इस साल पीएमसी 2021 ने जो सिलेबस लॉन्च किया है उसके अंदर उन्होंने वर्ड बैंक को हटा दिया। इंग्लिश के सिलेबस में आपको कहीं पे वर्ड की लिस्ट नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब आपको वोकैबुलरी ई-कैट के स्टूडेंट्स की तरह आपको जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस करनी पड़ेगी कि वर्ड्स को देखकर हम किस तरह से उसकी मीनिंग्स और इसके एंटोनियम्स और इन तरह की चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी किसे कहते हैं? वोकैबुलरी इज़ एक्चुअली द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वोकैबुलरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग किस तरह से आती है, किस तरह से आप वोकैबुलरीज़ को समझ सकते हैं? तो इसका तरीका ये कतई बिल्कुल नहीं होता कि आप जो है वो किसी डिक्शनरी को लेकर बैठ जाएं और डिक्शनरी से डेली आप जो है वो 10 वर्ड्स याद रखें। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के घर पे डिक्शनरी मौजूद है, तो अगर वो चाहे तो रोज़ाना 10-10 वर्ड करके वो याद कर ले कंप्लीट इंग्लिश के वर्ड्स, पर ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, सो यू कैन नॉट मेमोराइज देम ईजिली। सो व्हाट यू हैव टू डू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, तो वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट्स के थ्रू हम किसी भी वर्ड को समझ सकते हैं कि उसकी मीनिंग क्या निकलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो स्टक होते हैं वोकैबुलरी के क्वेश्चन में होते हैं, सिनोनिम्स में, एंटोनियम्स में, इन सब में जो है वो रुक जाते हैं। तो देखें, किसी भी अगर हम वर्ड की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, दैट इज़ प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो साबका जो पहले लगता है, रूट होता है, ठीक है, जो इन बिटवीन होता है, और फाइनली सफिक्स होता है जिसको लाहका कहते हैं, जो आपको वर्ड क्लास को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटरमाइन कर रहा होता है। सफिक्सेस से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगते हैं, रूट आपको मीनिंग दे रहा होता है, प्रीफिक्स आपको इसके अलावा फर्दर मीनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे एक रूट अगर हम एक निकालें, मेन चीज़ रूट होती है, जड़ जिसको बोलते हैं। नेट इज़ अ रूट। नेट के मतलब होता है बर्थ, पैदाइश। नेट के मतलब होता है बर्थ या पैदाइश। अब रूट्स जो है ना वो डिफरेंट तरह के और हमारे पास लैंग्वेजेस से आ रहे होते हैं, किसी कोई ग्रीक से आया है, कोई फ्रेंच से आया है, कोई लैटिन से आया है, अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं। तो नेट एक रूट है, इसके मतलब होता है बर्थ। अब प्रीफिक्सेस इसके क्या हो सकते हैं? नियो के मतलब होते हैं न्यू, एंट मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब आफ्टर, इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब होता है विद इन। ये सब प्रीफिक्सेस हैं, नियो, एंट, पोस्ट, इंटर, इंट्रा। और सफिक्सेस इसके क्या हो जाएंगे? अल आ जाए तो एडजेक्टिव है, इफ आई वी आ जाए तो भी एडजेक्टिव है, आई यू एन आ जाए तो नाउन है, ए एल आ जाए तो एडजेक्टिव है, एल वाई आ जाए तो एडवर्ब है, यू आर ई आ जाए तो नाउन है, ए एल आ जाए तो एडजेक्टिव है, एल वाई आ जाए तो एडवर्ब है। अब इसके हम अलग अलग तरह के देखें वर्ड्स निकाल सकते हैं। नियो, या जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेट, उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर हो गया यहाँ से मतलब बिटवीन, और नेट हो गया बर्थ, ठीक है, और IONAL इंटरनेशनल एक वर्ड यहाँ से निकल गया। ठीक है, इस तरह से एक वर्ड होता है नियोनेटल, न्यूली बर्थ बेबी को जो हम कहते हैं नियोनेटल बेबी कहते हैं। नियोनेटल मतलब जो अभी अभी जिसकी पैदाइश हुई हो, नियोनेटल। इस तरह एंटनेटल, दैट इज एंटनेटल मीन्स बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, कि दिस डिसीज ऑफ द बेबी इज पोस्टनेटल। इस तरह से हम देख सकते हैं इंटरनेशनल बताया,
इंट्रा नेशनल मतलब विद इन द नेशन, नेटिव, नेटिव मतलब जो बाय बर्थ किसी जगह का हो, आई एम नेटिव टू सिंध या आई एम नेटिव टू हैदराबाद। नेशन नाउन है, नेशनल, नेचर एक नाउन है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होते हैं बच्चे के प्रीफिक्सेस होते हैं, रूट्स होते हैं, सफिक्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट वर्ड्स को बना रहे होते हैं। आपने देखना है नेट एक रूट है जिसका मतलब है बर्थ, ये इसके प्रीफिक्सेस हैं जिनके अपने अलग अलग मायने बन रहे हैं, और ये सफिक्सेस थे जो वर्ड क्लासेस को बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है किस तरह से मैंने एक रूट से डिफरेंट चीज़ें निकाली हैं। फर्दर और एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक वर्ड होता है नेम, NYM, नेम। नेम का मतलब होता है नेम, नेम के मतलब होता है नेम, ठीक है, नाम। फ्रेंच से निकला है ये, फ्रेंच के मतलब होते हैं, फ्रेंच में नेम के मतलब होता है नेम, इंग्लिश में तो नेम ही कहते हैं, लैटिन में कहते हैं नोमेन, है नोमेनक्लेचर, द नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल नेम्स, नोमेन। आयरिश में नाउन कहते हैं, नाउन मतलब भी नाम ही होता है, उर्दू में नाम कहते हैं। तो नेम जो है वो नेम किसके मतलब है। अब एनोनिम, एनो विदाउट नेम, एनोनिमस, जिसका कोई नाम ना हो। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में आपने पोइट्री पढ़ी है, दे आर रिटन बाय एनोनिमस पोएट, एनोनिमसली, बिना किसी नाम के साथ। होमोनिम, सेम नेम अगर हो दो चीज़ों को तो दे आर होमोनिम्स। साइनोनिम, साइनो के मतलब होता है सिमिलर, साइनोनिम्स, साइनोनिम्स के मतलब जिसके सिमिलर मीनिंग्स हों। इस तरह एंटोनिम्स, एंटो मतलब होता है अपोजिट, एंटोनिम्स जिसके जो अपोजिट इन नेम हो, अपोजिट इन मीनिंग हो। तो नेम जो है ना, तो नेम से आप देख रहे हैं एनोनिम निकल जाए, होमोनिम, साइनोनिम, एंटोनिम, ये सब निकल जाए। तो ये दैट इज़ एक और रूट है। तो डिफरेंट तरह के रूट्स अगर आपको पता हो ना, सो यू इट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न द वोकैबुलरी। समझ में आ रही है यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। इस तरह से एक रूट हमारे पास होता है एंड्रो, एंड्रो के मतलब होता है मेल, मर्द। जैसे एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज़ अ मोबाइल फ़ोन वैसे तो, लेकिन एंड्रॉइड के मतलब होता है मर्दों वाला, मर्दों का एंड्रॉइड्स। जैसे एंड्रोशियम एक वर्ड है, एंड्रोशियम मेल फ्लावर का जो पार्ट होता है दैट इज़ एंड्रोशियम। गाइनो, गाइनो मीन्स होता है फीमेल, समथिंग रिलेटेड टू फीमेल। गाइनेशियम, गाइनेशियम होता है ना, तो गाइनेशियम इज़ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस तरह और भी माइजोगाइनिस्ट, माइजोगाइनिस्ट, माइजो मतलब हेट्स, माइजोगाइनिस्ट द वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता हो उसको माइजोगाइनिस्ट कहते हैं। तो गायनी मतलब ये गायनो के मतलब होता है फीमेल, माइजोगाइनिस्ट द वन हु हेट्स वुमेन, ठीक है। इस तरह से गायनोकोलॉजी या गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर विच एक्चुअली स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल डिजीजेस, ठीक है। तो गायनोकोलॉजिस्ट, तो गायनो के मतलब होता है फीमेल, हो चाहे गायनोशियम हो, गायनोकोलॉजी हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, माइजोगैनी हो। समझ में आ रहे रूट्स क्या, एंड्रो का रूट क्या है, गायनो, एंड्रो मतलब मेल और गायनो मीन्स फीमेल, अपोजिट है एक दूसरे के, एंड्रोशियम, गायनोशियम, क्लियर है। इस तरह से याद रखना होता है वोकैबुलरी को, रूट्स के थ्रू याद रखना चाहिए, तो लंबे अरसे तक याद रहेगा। और अगर कोई नया वर्ड आ जाए तो भी आपको पता लग जाएगा रूट देख करके इस वर्ड की मीनिंग क्या है। आज बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे इसकी। एक्रो, एक्रो के मतलब होते हैं हाइट, एक्रो मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। अब एक्रो एक हमारे पास प्रीफिक्स है, एक्रो हमारे पास एक प्रीफिक्स है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं, अलग अलग सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे एक्रोफोबिया, फोबिया खुद एक बहुत बड़ा सफिक्स है जिसके मतलब होते हैं डर। अब फोबिया से भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस आ सकते हैं, हाइड्रोफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिया या हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग जो होता है, वाटर को रिपेल करने वाला। जब रेबीज होता है, पागल कुत्ता किसी को काट ले, रेबीज हो जाता है, रेबीज में इंसान हाइड्रोफिलिक हो जाता है, पानी से दूर भागता है, रेबीज के वायरस जब बॉडी में जाता है। तो फोबिया तो बहुत सारे है ना, लिजर्ड फोबिया अगर किसी को छिपकली से डर लग रहा है, डार्क फोबिया होता है जिसमें इंसान को अंधेरे से डर लगता है। इस तरह से स्टीफन लीकॉक को फर्स्ट टाइम में जो पोन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उनको बैंक फोबिया था, बैंक जाने से डर लगता था। तो फोबिया तो खुद एक बहुत बड़ा सफिक्स है,
इसके मतलब डर होते हैं, ठीक है। एक्रोफोबिया, द फियर ऑफ हाइट। कुछ लोगों को ऊंचाई में जाने से डर लगता है, बहुत ऊंचाई में जाते हैं ना तो फिर नीचे नहीं देख पाते, वो डरते हैं वो ऊंचाई से। दैट पर्सन हैज़ अ डिजीज ऑफ एक्रोफोबिया। एक्रोमेनिया, जिसको बुलंदी में जाने का पैशन हो, मेनिया मतलब होता है पैशन, एक्रोमेनिया द पैशन फॉर हाइट। नेम, एक्रोनेम। एक्रोनेम किसे कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़े वर्ड को, एब्रीविएशन को आप शॉर्टकट में डायरेक्ट बोल दें। हाइट है ना, लंबे वर्ड्स को, एब्रीविएशन एक अलग चीज़ होती है। एब्रीविएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक्रोनेम इज़ अ डिफरेंट थिंग। एब्रीविएशन को क्या करते हैं आप, मतलब आप उसको लेटर बाय लेटर अलग अलग पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे UNO, दिस इज़ एन एब्रीविएशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप इसको अलग 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 पढ़ोगे, ऐसा ही ना। SHO अलग अलग पढ़ेंगे, शो तो नहीं पढ़ते ना भाई कि भाई ये पुलिस का शो है, नहीं। ही इज़ एन SHO ऑफ पुलिस, वी नेवर से ही इज़ अ शो ऑफ पुलिस। एक्रोनिम क्या होता है, जिसको आप कंप्लीट एक वर्ड के तौर पे पढ़ सकते हैं। यू कैन बी कम्प्लीटली स्टडी इट लाइक अ वर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे फीफा वर्ल्ड कप, FIFA, एक वर्ड की तरह पढ़ रहे हैं फीफा। नेटो फोर्सेस, NATO, नेटो फोर्सेस। कैनअप, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक ही वर्ड है, एब्रीविएशन ये भी। दे आर आल्सो शॉर्ट फॉर्म्स, बट they are studied like a complete word. They are called acronym. Kiran is actually the name of hospital, Kiran Hospital, ठीक है। तो पार्को, पार्क अरब कॉरपोरेशन, यहाँ से करीब थोड़ा है नीपा चौरंगी। नीपा इज एक्चुअली एक्रोनिम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नीपा की फुल फॉर्म ये है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इदारा है नीपा चौरंगी पर, उसके नाम पर है। तो ये एक्रोनिम्स मतलब एक नेम को, एक लंबे नेम को शॉर्ट कर दिया, एक्रोनिम। एक्रोबैट, एक्रोबैट किसे कहते हैं, जिसको बैट मतलब होता है चलना, एक्रो मतलब ऊंचाई। कभी कभार कुछ लोग ऊंचाई पर चल रहे होते हैं रस्सी में, उनको एक्रोबैट्स कहा जाता है। एक्रो क्यों, हाइट पे चल रहे होते हैं। समझ में, एक्रोफोबिया, हाँ हाइट पे डर लगता है तो वो तो एक्रोफोबिया है। हाइट पे चलने वाले एक्रोबैट्स है ना, एक वो तरह वो लेकर, लाइक अ स्टिक लेकर वो चल रहे होते हैं, देखा होगा आपने। पहाड़ों पे रस्सी जो है वो खिंची होती है, उस पर भी वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्रो इज एक्चुअली हाइट, एक्रोफोबिया, एक्रोमेनिया, एक्रोनिम, एक्रोबैट, दे ऑल आर एक्चुअली इस एक सेम प्रीफिक्स के डिफरेंट हमारे पास सफिक्सेस हैं। तो एक्रोफोबिया द फियर ऑफ हाइट, एक्रोमेनिया द पैशन फॉर हाइट, एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म को अगर हम एक वर्ड के तौर पे पढ़ें, एक्रोबैट द वन हु वॉक्स ऑन अ हाइट, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि वोकैबलरी को जानने का सबसे आसान तरीका यही है। द ईजिएस्ट वे टू लर्न वोकैबलरी इज़ टू रीड अबाउट द प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स, so that you don't need to memorize, you don't need to do rectification of these vocabularies। जैसे ज़्यादातर बच्चे रट्टा लगा रहे होते हैं वोकैबलरी बैठकर। समझने की चीज़ है, इसको समझें आज के लेक्चर में। अच्छा, इस तरह से और रूट्स मैं आपको दिखाता हूँ या सफिक्सेस दिखाता हूँ। एक सफिक्स हमारे पास यहाँ पर, एक और सफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये सफिक्स हमारे पास क्या है, फाइल, PHEIL, फाइल। फाइल के मतलब क्या होते हैं, फाइल के मतलब होता है लवर, आशिक, ठीक है। द वन हु लव्स समवन इज अ फाइल, ठीक है। ग्रीक वर्ड है फाइल, मीन्स लवर। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर है ना। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोफाइल जिस पर खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागता है वो नेगेटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, चूँकि खुद पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्शन रखता है ना। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम डिस्कस करते हैं। बिब्लियोफाइल, बाइबल के मतलब होता है बुक। बाइबल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर बुक। वैसे तो बाइबल के मतलब इंजील होते हैं,
लेकिन बाइबल जो है ना, उसका मेन वर्ड है बाइबल के मतलब होते हैं बुक। तो बिब्लियोफाइल, द लवर ऑफ बुक या बुक लवर। इफ यू लव टू रीड बुक्स देन यू आर अ बिब्लियोफाइल। ठीक है। तो नॉर्मली है ना, कभी आप कोई किताब वगैरह कभी देखते हैं ना, तो बिल्कुल किताब के लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखी होती है, बिब्लियोग्राफी। तो उसमें लिखा होता है कि कौन किस किस बुक से जो है वो हमने यहाँ से चीज़ें निकाली हैं। तो बिब्लियोग्राफी एट द एंड आपको मिलेगा। तो वो बाइबल से निकला है। बाइबल मीन्स बुक। पेडोफाइल, पेडो मीन्स होता है चाइल्ड, चाइल्ड लवर। पेडोफाइल जिसको बच्चे पसंद हो, दैट इज कॉल्ड अ पेडोफाइल। हाइड्रोफाइल, वाटर लवर। फिलोसोफी, अच्छा फिलोसोफी, अच्छा फिल को यहाँ पर हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल किया। फिलोसोफी, फिल मीन्स होते हैं, फिल के मतलब होते हैं लव एंड सोफी मतलब होते हैं विजडम, द लवर ऑफ विजडम। फिलोसोफी, फिलोसोफी एक सब्जेक्ट है, सुना होगा ना, फलसफा। इसमें अक्लमंदी की बातें होती हैं उसके अंदर, फ़लसफ़े में। और जो फिलोसोफर होता है वो अक्लमंदी की बातें करता है। बिकॉज अ फिलोसोफर रीड्स अबाउट फिलोसफी एंड फिलोसफी कम्स फ्रॉम टू वर्ड, फिल एंड सोफी। फिल मीन्स लव एंड सोफी मीन्स विजडम, द लवर ऑफ विजडम, अक्लमंदी से मोहब्बत करने वाला या अक्लमंदी से मोहब्बत। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो फिल के मतलब होते हैं लवर, एंथ्रो मीन्स होते हैं इंसान। फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो मीन्स इंसान होते हैं। ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान से मोहब्बत करने वाला। डॉक्टर अब्दुल सत्तार एदी इज़ वन ऑफ द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट इन पाकिस्तान, है ना भाई। डॉक्टर अब्दुल सत्तार एदी वॉज वन ऑफ द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो इंसानियत से मोहब्बत करते थे। अभी भी आप देखेंगे ना, इंटरनेट पे लिखा होता है एदी अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। फिल मीन्स लवर, एंथ्रो मीन्स क्या होता है ह्यूमैनिटी। तो इतने सारे वर्ड आपको सिर्फ एक फिल से आपको मिल जा रहे हैं। तो फाइल का वर्ड जहाँ आ रहा है, फिल का वर्ड जहाँ आ रहा है, इसके मतलब है मोहब्बत, लव। क्लियर है? लिखना है किसी? सो सिंपल है कि साइड मतलब किलिंग है। ठीक है। तो मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ अ मदर, पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ अ फादर, होमिसाइड किलिंग ऑफ एवरीवन इन अ होम, घर में मौजूद सबको मारा जाए। जीनोसाइड किलिंग ऑफ अ कंप्लीट जनरेशन, होलोकास्ट एग्जाम्पल इसकी है। इंसेक्टिसाइड किलिंग ऑफ इंसेक्ट, जैसे हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या DDT इज एन इंसेक्टिसाइड। एक होता है फंजीसाइड, फंजीसाइड मतलब फंजीसाइड या किलिंग ऑफ फंजाई। जैसा हम पढ़ते हैं कि कॉपर सल्फेट और मिल्क ऑफ लाइम को जब मिला दिया जाता है, दिस कम्बिनेशन कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर एक फंजीसाइड के तौर पर एक्ट करता है, फंगस को रिमूव करता है। फंगस जैसे जानते हैं कि मशरूम वगैरह, ये फंगस किंगडम फंजाइम में इनका बिलोंगिंग है ना, इनकी बायोलॉजी में। सारे मेडिकल के तो आई थिंक पता ही होगा फंगस फंजाई। अच्छा, पेस्टिसाइड किलिंग ऑफ अ पेस्ट, पेस्ट को मारना, जैसे जो सुंडियाँ वगैरह लगती हैं उसमें खेतों में, उसकी किलिंग। जर्मिसाइड किलिंग ऑफ जर्म्स। अच्छा, और भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है सुइसाइड। सुइसाइड, सुइसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को कोई इंसान अगर मार दे दैट इज सुइसाइड। समझ गए? तो साइड जब भी आएगा मतलब क्या होगी? किलिंग, मार। अब आप बोलोगे हाँ सर वाकई में हमने तो कभी नोट नहीं किया, ऐसा ही होता है। ये सब ग्रीक रूट्स हैं असल में जो आ रहे होते हैं। तो साइड से याद रखो किलिंग है, उससे पहले वाला वर्ड बता रहे किसकी किलिंग है। तो इससे सिनोनिम्स वगैरह मीनिंग्स आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? एन इशू? आगे बढ़े। नेक्स्ट है थियो। ठीक है। थियो के मतलब होता है गॉड, खुदा। अब थियो से जो वर्ड्स हैं वो देख लें। थियो नॉर्मली प्रीफिक्स और सफिक्सेस दोनों तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ गॉड। ठीक है। इल्मुल कलाम उर्दू में इसको हम कहते हैं, इल्मुल कलाम, स्टडी ऑफ गॉड, खुदा के बारे में मुताला करना। इस्लाम के अंदर तो वैसे मना है इल्मुल कलाम,
मतलब गॉड के बारे में जानना कि खुदा कब पैदा हुआ, कहाँ से आया, खुदा कितना बड़ा है, तो ये सब चीज़ें इस्लाम में मना है गॉड के बारे में। लेकिन थियोलॉजी एक फील्ड है, थियोलॉजी द स्टडी ऑफ गॉड। थीइज़म, थीइज़म मतलब बिलीफ इन गॉड, खुदा पर भरोसा कोई करता है तो वो थीइज़म फॉलो करता है। और वो शख्स क्या है? वो शख्स है थीइस्ट। थीइस्ट मीन्स द बिलीवर ऑफ गॉड, ठीक है। अच्छा, मोनोथीइज़म द बिलीफ इन वन गॉड, और जो मोनो मतलब वन होता है ना, सिंगल, और जो एक खुदा पर बिलीव करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट, है ना, मोहिद, तौहीद परस्त, एक खुदा पर ईमान रखते हैं। द मुस्लिम्स आर मोनोथीस्ट, द ज्यूज आर मोनोथीस्ट, यहूदी जो है वो भी एक खुदा पर ईमान रखते हैं। What? Hindu? Yes, Hindus are not monotheist, they are polytheist. ये वर्ड polytheist, polytheism, the belief in more than one God, और जो एक से ज़्यादा खुदा पर ईमान रखे, this is called, he will be called polytheist, ठीक है जी। जैसे Hindus are polytheist, या Hinduism is one of the religion which follows polytheism, जिसमें more than one God पे बिलीव करते हैं, many gods पे बिलीविंग होती है। अथीज़म आ जब आता है ना स्टार्ट में, इसका मतलब नेगेटिव, जैसे आसिमेट्रिकल, असाइक्लिक, आ का वर्ड क्या करता है कि वो उसको नेगेटिव बना लेता है। आथीइज्म मतलब नो बिलीफ इन गॉड, खुदा पर ईमान ही ना रखना अथीइज्म कहलाता है। और जो नहीं रखते, जो लोग खुदा पर ईमान, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अथीस्ट। उर्दू में क्या दहरिया कहते हैं, उर्दू में नास्तिक भी कहते हैं, मुल्हिद भी कहते हैं। थियोक्रेसी, सेक्युलर इज अ डिफरेंट वर्ड, नाउ यू आर शिफ्टिंग द टॉपिक टुवर्ड्स अनदर थिंग ना। देखो, ये तो थियज्म तो एक तरह से है ना कि खुदा पर ईमान है। थियो जैसे मोनोथीस्ट, मुस्लिम्स आर मोनोथीस्ट, हिंदूज आर पॉलीथीस्ट। सेक्युलर कोई भी हो सकता है। अच्छा, सेक्युलर एक शख्स नहीं होता है, सेकुलर हमेशा कोई ना कोई स्टेट होगा, बस रियासत सेकुलर हो सकती है, इंसान सेकुलर नहीं हो सकता कोई भी। इंसान जो होता है ना वो होता है लिबरल, लिबरल हो सकता है कोई इंसान, कोई मैन। अब क्या फ़र्क है? सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, ये दोनों की दोनों डील करती है किस पर बच्चों? फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, जो आपका सवाल है। ये दोनों की दोनों डील करती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, रिलीजन के फ्रीडम पर, मतलब मज़हब की आज़ादी। सेकुलर स्टेट जो होता है ना, वो कहता है कि चर्च और स्टेट, ये तो यहाँ से यूरोप से स्टार्ट हुई है कि चर्च और स्टेट दोनों अलग चीज़ें हैं। चर्च को और स्टेट को अलग रखना चाहिए, गिरजाघर और रियासत के मामलात अलग होने चाहिए। वो कहता है ना, वो लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। उसी वाले चीज़ पर के जो है वो पूरी जो स्टेट के मामलात पे क्रिश्चियंस का जो पोप है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। पुराने ज़माने में बहुत इंटरफेरेंस करते थे वो, तो वो फिर उसको हटा दिया गया, तो वही सेकुलरिज्म कहलाया। अब सेकुलरिज्म का मतलब, जैसे आप इस पाकिस्तान के अंदर आए तो उसमें यही चीज़ हम कहेंगे ना कि अब क्या किया जाए कि भाई रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया जाए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, लोगों का रिलीजन हो, स्टेट का नहीं हो। मतलब कोई हुकूमत मुसलमान ना हो, हुकूमत हिंदू ना हो, हुकूमत ईसाई ना हो, हुकूमत लिबरल, हुकूमत जो है ना वो फ्री हो, आज़ाद हो, वो सब के लिए बराबर के फैसले करें। जैसे काज़ाज़म ने कहा था, यू आर फ्री गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस वन स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो वो काज़ाज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था वो एक सेकुलर स्टेट था जिसमें तमाम मज़ाहिब को आज़ादी दी गई थी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाकर फिर ये फंडामेंटलिस्ट स्टेट के तौर पे बनना शुरू हुआ, जब अमेरिका को अफ़गान वॉर के लिए मुजाहिदीन चाहिए थे ना यहाँ पाकिस्तान से, तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत सारे मदरसे वगैरह बनाए गए जहाँ जादी ट्रेनिंग्स वगैरह देनी शुरू की गई। उसके बाद फिर पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म, इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म वो बढ़ने शुरू हो गए। आज भी हम उसके चीज़ें देख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आज भी मौजूद है वो जिहादी तहरीकें और ये सब कुछ। जी यस, तालिबानाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सेकुलर तो स्टेट है, इंसान लिबरल होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा स्टेट सेकुलर, अब लोगों का कोई भी मज़हब हो सकता है, लोग मुसलमान भी हो सकते हैं, लोग हिंदू भी हो सकते हैं, लोग कुछ भी हो सकते हैं। लिबरल जो शख्स है, अब लिबरल शख्स भी वही है, द फ्रीडम, मतलब वो ये कहेगा कि हर शख्स अपने मज़ाहिब को फॉलो करने के लिए आज़ाद है, लिबरल ये बोलता है।
लिबरल, हर वो इंसान लिबरल है जो क्या कहता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर तमाम तरह के मज़ाहिब को रहने की आज़ादी है। लिबरल वो होता है जो अपना छोड़ता नहीं है और किसी और को छेड़ता नहीं, कहते अपना छोड़ो नहीं और किसी और को छेड़ो नहीं, वो लिबरल है। आप जो कर रहे हो, जैसा नमाज़ पढ़ते हो, जैसा रोज़ा रखते हो, आप रखते रहो, लेकिन किसी और पर टांग ना अड़ाओ आप, तो आप लिबरल हो। आई एम माई सेल्फ अ लिबरल, माई सेल्फ, मैं भी लिबरल हूँ। हर कोई लिबरल होता है अपने अपने तौर पर, क्योंकि लिबरल का मतलब अथीस्ट नहीं है। बच्चे क्या समझते हैं अथीस्ट है, जो खुदा पे ईमान नहीं लाने वाले, नहीं। लिबरल एक मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। लिबरल का उलट होता है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन होता है? वो अपने तो मज़हब को फॉलो करेगा, दूसरों को भी डंडा मार के बोलेगा फॉलो करो। ऐसे ही है ना, मतलब खुद नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरों को भी डंडा मारेगा, बोलेगा नमाज़ पढ़ोगे तो गोली मार दूंगा, तो वो लिबरल का फिर उलट हो गया। तब फिर ये चीज़ तो एक्सट्रीमिज़म में आ गई ना, ये चीज़ समझ गए बात क्या है। आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग तो लिबरल ही हैं भाई। वो ज़्यादा लोग क्या कहते हैं भाई, चुपचाप से नमाज रोज़ा करो, अपने घर पे जाके चार दीवारी दूसरों के टांग में ना अड़ाओ किसी जगह पर, बस। सब लिबरल हैं हमारे आज के दौर में, यही करते हैं ना, अपनी ज़ात के लिहाज से सारी इबादतें कर लेते हैं, बाकी दूसरों को नहीं बिला वजह के तनकील करते हैं। वो जो कर रहे हैं करने दो उसको, यही है ना आज का दौर ही ऐसा है। आज के दौर में आप एक्सट्रीमिज़म बनोगे तो मसला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बिला वजह बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो थियोक्रेसी, थियोक्रेसी किसे कहते हैं? थियो मीन्स होता है गॉड, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, खुदा की हुकूमत, दैट इज कॉल्ड अ थियोक्रेसी। समहाउ पाकिस्तान कैन बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। पाकिस्तान में थियोक्रेसी है, क्यों? चूँकि हम आइन का पहला हमारा लाइन होता है कि द सुप्रीम सोवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड। उर्दू में लिखा होता है इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के पास होगा, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ही सबसे सुप्रीम है। तो खुदा की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर। खिलाफत जब आती है, वैसा तो डेमोक्रेसी भी यहाँ पर है, मिली जुली है, जमहूरियत भी है और थियोक्रेसी भी है, लेकिन जब कंप्लीट खिलाफत आती है तो वह 100% थियोक्रेसी होती है, मतलब खुदा के अहकामात की पैरवी की जा रही होती है। अब खुदा ने अहकाम कुरान मजीद में लिख दिया कि अगर कोई चोरी कर दे तो उसका हाथ काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए। क्या पाकिस्तान में चोरी करने पे हाथ काटे जाते हैं? नहीं काटे जाते। इसका मतलब खुदा के अहकामात की पूरी तरह से तामील नहीं हो रही है। 100% थियोक्रेटिक रिलीजन नहीं है पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ है, 100% नहीं है। डेमोक्रेसी भी है, थियोक्रेसी भी है, दोनों मिक्स होकर चल रही होती है। और खिलाफत जब आएगी तो 100% थियोक्रेसी हो जाएगी। खिलाफत राशिदा के दौर में 100% कुरान मजीद के लिहाज से फैसले हुआ करते थे, तो वो थियोक्रेसी थे। थियो मीन्स गॉड, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। क्लियर? हर वर्ड के पीछे एक स्टोरी है, एक दास्तान है जो आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये समझ गए, थियो रूट सब प्रीफिक्स का आएगा तो क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं इंपॉर्टेंट उससे। नेक्स्ट एक वर्ड बच्चों आ रहा है, अब क्रेसी से निकालता हूँ एक वर्ड, ये भी एक अच्छा एक सफिक्स है असल में। बेचा जो क्रेसी है ना, क्रेसी खुद एक सफिक्स है। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या हुकूमत। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स होता है लोग, पीपल, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की हुकूमत, ये है ना डेमोक्रेसी, जमहूरियत, है ना, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। याद किया होगा आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या? गवर्नमेंट ऑफ रिचेस, अमीरों की हुकूमत। अगर मुल्क में सिर्फ अमीर राज करना शुरू कर दें, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह, जागीरदार, वडेरे, जमींदार, सिर्फ इन्हीं का राज हो, अमीर लोगों का राज हो, गरीब की राज नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। पाकिस्तान में ये भी दिखती है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट ऑफ अ डिक्टेटर। डिक्टेटर किसे कहते हैं? वन मैन शो या वन मैन आर्मी कह लो आप इसको। एक अकेला बंदा पूरे मुल्क का करता धरता हो, उसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटर, और वो गवर्नमेंट कहलाती है ऑटोक्रेसी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर वॉज एडोल्फ हिटलर इन वर्ल्ड वॉर 2 इन जर्मनी। नाम सुना होगा हिटलर का आपने? हिटलर एक डिक्टेटर था जर्मन का, सारे फैसले उसके बुनियाद पर होते थे, जो वो बोलता था वही होता था। दिन को रात बोले तो रात, रात को दिन बोले तो दिन। तो हिटलर के दौर में जर्मनी में ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मतलब जब एक डिक्टेटर, मुशर्रफ के दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, तो वो एक ऑटोक्रेसी उस वक्त थी पाकिस्तान में, क्योंकि मुशर्रफ जो कहते थे वही होता था। इससे पहले भी जैसे मिलिट्री जब आती है तो डिक्टेटरशिप ही आती है। ज़ियाउल हक है, अयूब खान है, ये सारे के सारे ऑटोक्रेटिक। बादशाहत भी ऑटोक्रेसी होती है, लेकिन हम उसको मोनार्की कहते हैं।
जब बादशाही आ जाए ना तो उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की, बादशाह। ऑटोक्रेसी उसमें भी है कि उसमें भी एक सिंगल पर्सन की हुकूमत है, वो भी तो मोनार्की भी एक तरह से कह सकते हैं ऑटोक्रेसी होती है, ठीक है। आर्की का मतलब यही होता है ना गवर्नमेंट, आर्की मोनार्की जैसे कि एक होता है एनार्की, एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, जब किसी कंट्री से गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाए, गवर्नमेंट डिसोल्यूट हो जाए, गवर्नमेंट हो ही ना कंट्री के अंदर, अफरा तफरी का आलम हो, उसको बोलते हैं एनार्की। कभी कभी कहते हैं ना मुल्क में एनार्की फैली हुई है, अफरा तफरी का आलम है, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, सब खत्म हो गई, तो एनार्की। मोनार्की बादशाहत। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब कौन, आला तालीम याफ्ता लोग, उनकी हुकूमत। जो CSS जो कर लेते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है ना, आला तालीम याफ्ता लोग होता है जो दे आर द व्हील्स ऑफ नेशन, है ना, दे आर द व्हील्स ऑफ नेशन, जो मुल्क को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, तो वो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। अभी भी बड़ा अच्छा होल्ड होता है, पाकिस्तान जब स्टार्ट में बना था ना उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स का बहुत होल्ड था। गुलाम मोहम्मद हो गए, गुलाम इसाक खान हो गए, शुरू के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट, सिकंदर मिर्ज़ा हो गए, जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए ना वो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स आए, कोई अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी में थे, कोई कहीं और पर थे, उनको लाकर पाकिस्तान में लीडर्स को बनाया गया। तो वो ब्यूरोक्रेसी का दौर था पाकिस्तान में शुरू में। आपने कभी देखा होगा ना स्टार्ट के बिल्कुल आपको जो लीडर्स मिलेंगे ना बहुत पढ़े पढ़े लिखे मिलेंगे आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सारे बहुत क्वालिफाइड होंगे, चूँकि वो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, मलिक गुलाम मोहम्मद वगैरह ये सब, ठीक है। तो वो ब्यूरोक्रेसी के बाद फिर आखिरकार पाकिस्तान में मिलिट्री आई, फ़ौज का दौर आया, और फ़ौज के बाद आखिरकार फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में फर्स्ट डेमोक्रेसी जो है ना, नेशनल डेमोक्रेसी वो आई, जब भुट्टो आए उसके बाद, ठीक है। क्लियर है? थियोक्रेसी तो बता दिया साहब, भुट्टो वाले सारे बैठे हुए तुम लोग सपोर्टर, जियाले, सारे जियाले जियाले हो, कुछ नहीं, छोड़ दो, मतलब ऐसा उसको रिकॉर्डिंग करो। अच्छा, नेक्स्ट एक और मैंने बताया था फोबिया या फोबिक। फोबिया डर, बताया थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में भी। फोबिक एडजेक्टिव होगा फेयरफुल, हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। फोबिया है तो नाउन है, फोबिक है तो एडजेक्टिव है। ओके, आप देखो बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, याद होने चाहिए। एगोराफोबिया, एगोरा मीन्स होते गैदरिंग, फियर ऑफ गैदरिंग, जिसको रश में जाने में डर लगता हो, जो रश में जाना पसंद ना करता हो, उसको डर लगता हो हुजूम से, तो उसको होता है एगोराफोबिया। फोबिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, नफ्सियाती बीमारी है ये, बहुत सारे लोगों को लाक होती है, हर किसी न किसी से डर लगता है। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। एक्रोफोबिया अलग है, एक्रोफोबिया क्या था, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई पर जाने से डर लगे, अभी क्लास के स्टार्ट में बताया था एक्रोफोबिया। एरोफोबिया क्या है, द फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब किसी को जहाज़ पे बैठने से बहुत डर लगता है, मतलब वो नहीं जहाज़ पे बैठता ना, जहाज़ उड़ता है तो बड़े डर के हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो उसको एरोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, रेबीज में होता है, ये मैंने बताया उसको। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ लोनलीनेस, जिसको अकेले रहने से डर लगता हो, जो अकेले नहीं रह पाता हो उसको बोलते हैं ऑटोफोबिया उसे, ठीक है। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया इज फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहने का डर, ठीक है। ऑटिज़म एक बीमारी भी है, ऑटिज़म जिसमें इंसान अकेला रहता है। ऑटिज़म सुना होगा आपने, सुना ऑटिज़म, इंसान को अकेले रहने की आदत होती है, वो मिलता जुलता नहीं किसी से ऑटिज़म में, ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। तो ऑटोफोबिया मतलब जो अकेले मतलब रहने का डर। हेमोफोबिया, हेमो मतलब होता है ब्लड, हेमोग्लोबिन, हेमोफीलिया होता है ना, तो हेमोफोबिया द फियर ऑफ ब्लड, खून देखकर जिसे डर लगता हो उसको हेमोफोबिया है। जूफोबिया, फेयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर लगता है, जू मतलब एनिमल। इसरा क्रायोफोबिया, क्रायोफोबिया मतलब फेयर ऑफ आइस, क्रायो मतलब आइस, जिसको बर्फ़ से डर लगता हो, तो हो सकता है किसी को डर लगता हो, तो दैट इज़ कॉल्ड, भैया बर्फानी जगहों में जाने से डर लगता हो, दैट इज़ क्रायोफोबिया। तो ये डिफरेंट, और भी लिजर्ड फोबिया भी होता है किसी को, लिजर्ड फोबिया मतलब जिसको छिपकली से डर लगता हो। डार्क फोबिया होता है जिसको अंधेरे से डर लगता है, बहुत सारे फोबिया हैं, ठीक है। हमारे पास है दो एक साथ बता रहा हूँ, बेने और मेले। बेने और मेले, बेने मीन्स गुड, मेले मीन्स बैड। अब दोनों को एक साथ देखो, पहले बेने वाले देख लो, बेनेवोलेंट, बेनिफिशेंट, बेनिफैक्टर, बोनाफाइड, बेनिफिट्स, सबके मतलब गुड या अच्छा।
बेनेवोलेंट, हैविंग अ गुड पर्पस। किसी चीज़ का बहुत अच्छा मकसद है तो उसको कहते हैं बेनेवोलेंट। दिस आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर अ बेनेवोलेंट पर्पस। किसी चीज़ का एक अच्छा पर्पस हो, या ही इज़ अ बेनेवोलेंट गाय, तो वो मतलब वो अच्छे मकासद उसके हैं अगर वो बेनेवोलेंट है। बेनिफिशेंट मतलब यूज़फुल, अच्छा ही इसका मतलब आ गया। बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु गिव्स मनी फॉर चैरिटी। बेनिफैक्टर क्या ना, कुछ लोग खैरात में पैसे देते हैं, चैरिटी में पैसे देते हैं, उनको बेनिफैक्टर कहते हैं। लिखा भी होता है लिस्ट ऑफ आवर बेनिफैक्टर्स कि कौन कौन लोग हमें चंदा देते हैं, तो वो सब बेनिफैक्टर्स कहलाते हैं। वो बेनिफैक्टर किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं किसी के साथ। बोनाफिडे, बोनाफिडे इसको बोनाफाइड भी कहते हैं लोग। ये होता है बोनाफिडे, लेकिन लोग उसको बोनाफाइड पढ़ते हैं कि वो एक बोनाफाइड डॉक्टर है भाई। ये बोनाफिडे, बोनाफिडे दैट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, बोनाफिडे। हैविंग अ गुड फेथ, जिस पर आपको भरोसा हो। बोनाफाइड वो कहता है बोनाफिडे डॉक्टर है, मतलब भरोसामंद काबिल एतमाद डॉक्टर है, बोनाफिडे। बोनाफाइड कहते हैं लोग उसको, ठीक है। बेनिफिट, एडवांटेज। देखो ये सब में बैना दिख रहा है, बैना या बैना टाइप का वर्ड, तो बैना जब आ रहा है तो उससे कुछ ना कुछ गुड, अच्छी कोई चीज़ सामने आ रही है, कुछ फ़ायदा, कुछ बेनिफिट। क्लियर है? अब देखो मेले जब आएगा उसका सब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। मेलेवोलेंस, हैविंग अ बैड पर्पस, ही इज़ अ वेरी मेलेवोलेंट गाय, मतलब उसके बहुत ख़राब मकासद है, मेलेवोलेंस है। मेलेफैक्टर, अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम, है ना। देखो बेनिफैक्टर क्या है, जो चैरिटी में पैसे दे रहा है, और मेलेफैक्टर क्या है भाई, जो क्राइम कर जाए, जो जुर्म कर ले, पैसे चुरा ले कहीं से। मेलाफिडे, बोनाफिडे अच्छी जिस पर भरोसा हो, मेलाफिडे जिस पर भरोसा ना हो। ही इज़ अ वेरी मेलाफिडे डॉक्टर, उस पर कोई भरोसा नहीं है। मेलिस्ट, मेलिस्ट मतलब पेसिमिस्ट, जो नेगेटिव सोच रखता हो उसको मेलिस्ट कहते हैं। इस तरह मालवेयर, समथिंग विच कैन डैमेज योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे वायरसेस वगैरह तो उसको मालवेयर लिखा होता है, वार्निंग मालवेयर लिखा होता है। मालवेयर, माल मतलब बैड, आपके कंप्यूटर के लिए बुरा है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है ना, वैसे मालवेयर भी होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए बुरा है, वो मालवेयर है। तो दो वर्ड समझ में आए, बेने और मेले। बेने मीन्स गुड, मेले मीन्स बैड। तो ऊपर से देख के ये दोनों प्रीफिक्सेस हैं, तो इन प्रीफिक्सेस को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आखिरकार क्या मायने निकल सकता है। बेने आ रहा है तो कुछ फ़ायदे की चीज़ होगी, मेले आ रहा है तो कुछ ख़राबी होगा मीनिंग में, है ना, कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। स्लाइड्स तो मैंने दे दी थी ना पिछली वाली भी, जिसने मांगा था मुझसे, उसके तुमने तो शायद नहीं मांगा भी मुझसे, तुमने मांगा तो मैं दे दिया, बाकी मांग लेना, स्लाइड पे भेज दूँगा पिछली वाले भी जितने भी स्लाइड्स हैं। हाँ बुकलेट है उसकी, बुकलेट नहीं दिया था आपको अभी, फिर बुकलेट में आपको दे दूँगा। मेलिस्ट मीन्स होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, देखो पेसिमिस्ट किससे कहते हैं? पेसिमिस्ट क्या है, एक गिलास ऐसे रख दो और आधा पानी भर के। तो एक बंदा है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या देखेगा? ऑप्टिमिस्ट कहेगा द ग्लास इज हाफ फुल, गिलास में आधा पानी भरा है, गिलास आधा भरा हुआ है। पेसिमिस्ट क्या बोलेगा? गिलास इज हाफ एम्प्टी, कि गिलास आधा खाली है। दोनों सही बात कर रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्ट क्या कर रहा है? पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, और पेसिमिस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा है। बात तो दोनों ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव थिंकर होते हैं, नेगेटिव बात सही करते हैं पर नेगेटिव सोचते हैं। मिसाल आपकी 80% आ गई ना, अरे वाह भी गुड 80% आई है, और कोई आपको बोले यार तुम्हारी 20% नहीं आई है। बात तो सही है, 20 नहीं आई और 80 आई है, लेकिन वो एक नेगेटिव चीज़ को बता रहा है, जो नहीं आया उस पर बात कर रहा है, जो आया है उसके बारे में कुछ ही नहीं दे रहा। बात तो दोनों ठीक करते हैं। तो ये पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, पॉजिटिव थिंकर है, नेगेटिव थिंकर, ठीक है, मस्बत सोच और मनफी सोच रखने वाले लोग। एक अच्छा, इसमें से तीसरा एक बंदा होता है केमिस्ट। केमिस्ट क्या बोलते हैं? केमिस्ट बोलते हैं गिलास फुल है पूरा, हाफ विथ वाटर एंड हाफ विथ एयर। वो कहते हैं गिलास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ, आधा हवा से भरा हुआ है। केमिस्ट के लिए तो हवा भी एक सब्सटेंस ही है ना, खाली थोड़ी ना है। केमिस्ट तो खाली तब बोलेगा जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट केमिस्ट का एक अलग नजरिया होता है इस चीज़ों को देखने का। अल्केमिस्ट, ये असल में अल्केमिस्ट है ना, अल का वर्ड जब भी आता है ना, ये एक प्रीफिक्स है। अल का वर्ड जब भी स्टार्ट में आपके पास आएगा, इसका मतलब इसका कोई ना कोई अरबिक ओरिजिन है।
अरबी में अल आता है ना, अल काफिरून, ठीक है, अल बकरा, अन्नास, अल फलक, अल तो अरबी है, तो अल जब आ रहा है तो अरबिक है वो। बहुत सारे वर्ड साइंस में अरबिक से आए हैं, अल्केमिस्ट, एल्कोहल, एल्जीहाइड, है ना, और भी वर्ड्स आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अलजेब्रा, एल्गोरिथम आए हैं। इस तरह से बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके नेम जो हैं वो अरबिक में रखे गए, उनमें अल लगा होता है, अल लगा होता है, अल मिनचाक, अल नीलाम, तो इस तरह से अल लिखे हुए होते हैं, अल रिजल। तो चूँकि पुराने ज़माने में जो मुस्लिम पीरियड आया था ना, ग्रीक पीरियड के बाद, मुसलमानों ने हर फील्ड पे बहुत काम किया, एस्ट्रोनॉमी में काम किया, तारों के नाम रखें तो अल लगाए गए सबके नाम से। मुसलमानों ने केमिस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया, जाबिर बिन नयान, मुस्लिम फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो बहुत, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के साथ अल लगा हुआ होता है। तो अल का मतलब तो अरबिक है। केमिस्ट का मतलब क्या है? अल केमिस्ट। तो केमिस्ट जो है ना, एक वर्ड खेम से निकला है। खेम के मतलब होते हैं इजिप्शियन सॉइल, इजिप्ट की मिट्टी, या इजिप्ट का पुराना नाम कह लो कि खीम था, खीम था, तभी तो उसको चेमिस्ट नहीं पढ़ते हैं। मैं बता रहा, कहता ना चेमिस्ट क्यों नहीं होता, जब चॉइस होता है CHOIC तो चेमिस्ट या केमिस्ट्री होना चाहिए, ये केमिस्ट्री क्यों हो जाता है? सोचा होगा बचपन से, तो मैं बता रहा हूँ कैसे हो जाता है। ये खेम से निकला है। खेम इजिप्ट का ओल्ड नेम है, मिस्र का, अफ्रीकन कंट्री है। तो इजिप्ट के लोग बहुत माहिर थे इस इल्म में ना, इसीलिए आज से उसका नाम जो है वो खेम से ना, उस सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट पड़ गया, केमिस्ट या केमिस्ट हो गया फिर बाद में। और अरबिक तो अल केमिस्ट पड़ गया। तो अल केमिस्ट बहुत सारे मुसलमान साइंसदानों का ग्रोह कहलाता था। अल केमिस्ट जो पूरा एक ग्रुप था मुसलमान साइंसदानों का, जो दो चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे। फर्स्ट रिसर्च उनकी क्या थी कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू कन्वर्ट चीपर मेटल इनटू गोल्ड। सस्ते मेटल को किस तरह से गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, लोहे को कैसे सोना बना दिया जाए, पत्थर को कैसे सोना बना दिया जाए, इस काम पे मगन थे। और उसके अलावा दे वांटेड टू मेक एन इमॉर्टल ड्रिंक, एलिक्सिर, आब हयात बनाना चाहते थे कि कोई जिसको पी कर इंसान अमर हो जाए, हमेशा के लिए जीता रहे। तो ये दोनों काम में लगे रहे साइंसदान, लेकिन इस दोनों काम को वो कर नहीं पाए कभी भी। ना ही वो पत्थर को सोना बना पाए और ना ही वो आब हयात बना पाए। लेकिन इसी तगदू में, इसी कह लो कि कोशिशों में, इसी काबिशों में उन्होंने पूरी एक ब्रांच ऑफ साइंस की बुनियाद डाली, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो जिस वजह से बनी थी ना, वो अब तक नहीं हो पाया, लेकिन उसके अलावा 10,000 और फ़ायदे हमने केमिस्ट्री से हासिल किए हैं और कर रहे हैं आज भी। सही है भाई, समझ गए? अल केमिस्ट का मतलब क्या है? अल केमिस्ट कुछ लोगों का ग्रोह था जो केमिस्ट्री का वर्क किया करते थे, मुसलमान साइंसदान थे। अल केमिस्ट, क्लियर है? मतलब बड़ा टॉपिक तुम फ़ौरन पूरा चेंज कर देते हो, बिल्कुल इधर से उधर ले आते। अच्छा, समझ में आ गई? मेले और बहने, क्लियर है? अच्छा, एक वर्ड और होता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, एक एफ्लुएंट के लिए बस एक फ्लू समझ जाओ बच्चों, फ्लू। फ्लू एक रूट है। फ्लू के मतलब होते हैं फ्लो, बहना, फ्लो, बहना। अब जैसे कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस के मतलब होता है बहना। फ्लू का वर्ड आगे तो बहना है। इस तरह से सिर्फ फ्लू आता है। इफ समवन्स नोज इज रनिंग देन इट मीन्स कि उसको फ्लू है। इन्फ्लुएंजा फ्लू है ना, जिसमें नोज बहती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लू। कॉन्फ्लुएंस किस चीज़ का बहना? फ्लुएंट, फ्लुएंसी। ही इज़ वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सुना है? या शी इज़ वेरी मच फ्लुएंट इन उर्दू लैंग्वेज। फ्लुएंसी किसको बोलते हैं? तेज़ी, जिसके ज़बान से फ्लो ऑफ वर्ड्स हो रहे हो, ज़बान से जिसके वर्ड्स बह रहे हो। तेज़ी में कोई इंग्लिश में बात करता है ना, बोलते हैं यार बड़े फ्लुएंट हो तुम तो। फ्लू मतलब बह रहे उनके, उसके ज़बान से अल्फाज। फ्लक्स फिजिक्स में होता है ना? फ्लक्स किसे कहते हैं? द लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही होती हैं किसी एरिया से, उसको फ्लक्स कहा जाता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी। तो अब वो फ्लक्स क्यों कहते हैं? जो बह रहे होते हैं उसके अंदर से, जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं ना, वो बह रही होती हैं ना, फ्लो कर रही होती हैं, दैट्स उसको फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। एफ्लुएंट, ये इंडस्ट्री वगैरह होता है ना, कंपनी वगैरह, तो कंपनीज वगैरह में से जो उनका वेस्ट होता है, जो वेस्ट निकलता है ना, वो बहते हुए नालियों में जा रहा होता है, समंदर में गिर रहा होता है, उसको एफ्लुएंट कहते हैं। एफ्लुएंट, तो एफ्लुएंट क्यों कहते हैं? जो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो करता हुआ जा रहा है, एफ्लुएंट। और अब तो कुछ कंपनीज यहाँ पे ETP लगाती हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट।
वो वाटर ट्रीटमेंट है ये, मतलब जो एफ्लुएंट है उसी को ट्रीट करके दोबारा वापस उसको पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। एफ्लुएंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, ETP उसको हम कहते हैं। क्योंकि मैंने इन्वायरमेंटल जो है इंजीनियरिंग में किया हुआ है मास्टर्स था, तो हम यही पढ़ते हैं ETP वगैरह के बारे में। हाँ, इसके मतलब ये एफ्लुएंट का मतलब बहता हुआ गंदा पानी, एफ्लुएंट। इन्फ्लुएंस, असर डालना किसी पर, तो इन्फ्लुएंस में अगर असर बहते हुए आपसे किसी और पर जा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उसने मुझे, उसकी बातों ने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया, असर डाला, मुतासिर किया। मेलीफ्लुअस, मीठी आवाज़ बह रही होता है मेलीफ्लुअस। तो फ्लो का मतलब होता है बहना। अब एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, अमीर, जिसके पास दौलत बह रही हो, दौलत की बारिश हो रही हो, बह रही हो, तो दैट इज एफ्लुएंट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? वेल्दी, अमीर। तो बच्चे क्या देखा, कैसे हमने फ्लू से सिर्फ जो इतने सारे वर्ड निकाले, और ये बहुत सारे वर्ड आपको सुने हुए भी थे क्या? सर ये तो सुना था, फ्लू करके आता है बहुत सारे वर्ड में। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स आए ना बच्चों, इसी तरह से आए हैं, रूट्स के थ्रू आए हैं। इसलिए रूट्स को समझ लेना बेहतर होता है बनिस्बत हम डिक्शनरी में बैठ के वर्ड्स याद करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना होगा याद वो, और देर तक नहीं रहेगा वो। रूट्स याद रख लोगे तो देर तक वर्ड्स माइंड में सेव हो जाएंगे। क्लियर है? गैमी, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रीफिक्स है। गैमी, ये एक प्रीफिक्स है बच्चों। गैमी का मतलब होता है मैरिज, शादी। ठीक है, गैमी मतलब मैरिज या शादी। अब जैसे कि हमारे पास आ गया मोनोगैमी, सिंगल मैरिज। जैसे द हिंदूज बिलीव इन मोनोगैमी, हिंदू एक शादी पर बिलीव करते हैं, वो एक से ज़्यादा शादी नहीं करते हिंदू। ठीक है, एक ही करते हैं बस, और वो भी कज़न मैरिज वगैरह नहीं करते। वो कज़न मैरिज में तो वो सिस्टर ही कहते हैं, उनका अलग ही मामला है। हाँ, क्रिश्चियंस में भी हो, कज़न मैरिज अलाउड नहीं होती है, मुस्लिम्स में फिर भी है। वो बायोलॉजी के हवाले से वो कह रहे होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह के वो मसाइल होते हैं आगे। पॉलीगैमी, मोर देन वन मैरिज। द मुस्लिम्स बिलीव इन पॉलीगैमी, है ना, एक से ज़्यादा शादियों पर बिलीव करते हैं, 4 कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। ठीक है। माइजोगैमी, माइजो मतलब हेट करना, वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी करने से ही नफरत हो, वो माइजोगैमिस्ट है। फर्स्ट टाइम में पढ़ा था प्रोग्रेस, हेनरी कोरे वॉज अ माइजोगैमिस्ट। वो शादी उसकी नहीं हुई थी ना, उसकी हेनरी कोरे की, वो औरतों से नफरत करता था, इसलिए उसने शादी नहीं की। प्रोग्रेस पढ़ा है ना फर्स्ट टाइम में प्ले। बाईगैमी, 2 मैरिजेस, ही इज, है ना, 2 मैरिज। एंडोगैमी, मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ट्राइब, किसी कबीले में रहकर अगर आप शादी करते हैं, किसी कास्ट में रहते हुए अगर आप शादी करते हैं, तो दैट इज एंडोगैमी। एंडो मतलब इंटरनल, ठीक है। और एक्सोगैमी मतलब आप, आपके कबीले, आपके इलाके, आपके कास्ट के अलावा अगर उससे बाहर अगर आप शादी कर लें, दैट इज एक्सोगैमी। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर, एंडो मतलब एंटर। तो गैमी, और देखो सारे वर्ड से सिंपल है। गैमी का अगर मतलब आपको पता लगे ना शादी है, तो पीछे वाला मोनो एक, पॉली एक से ज़्यादा, माइजो हेट्स, बाई मतलब 2, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, सारे वर्ड्स बन गए। पाकिस्तान में एंडोगैमी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो आपके एथनिक पीपल हैं, लाइक सिंधीज़, पठान्स, पंजाबीज़, बलोचीज़, उनमें बहुत ज़्यादा है। उर्दू स्पीकर्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाकियों में बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है। ट्राइब सिस्टम ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होता है ना। कराची में इतना, कराची में तो बस सब चल जाता है, लेकिन जो गांव देहात विलेजेस वगैरह में ये नहीं होता, वहाँ तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंडोगैमी फॉलो होती है। बाकी कराची तो हर तरह का है, वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ना, तो वहाँ सब चीज़ सही है। ठीक है। इस्लाम के अंदर वैसे एंडोगैमी नहीं, इस्लाम के अंदर तो एक्सोगैमी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कर सकते हैं एंडोगैमी भी, लेकिन एक्सोगैमी भी है कि ट्राइब से बाहर भी शादी हो सकती है। ये गलत तरीका कि नहीं, ट्राइब में ही आप सिर्फ करें, मुसलमान होना चाहिए बस, अल्लाह ने जो शर्त रखी है। ठीक है। टेली, टेली का मतलब क्या होता है? फार ऑफ। टेली का मतलब होता है दूर। तो टेली एक प्रीफिक्स है, ये बच्चों ये भी प्रीफिक्स है, शुरू में लगेगा हमेशा। टेली मतलब दूर की चीज़। टेलीफोन, फोन मतलब होता है साउंड। टेलीफोन, दूर की आवाज़ को सुन लें आप, ऐसी मशीन टेलीफोन। टेलीफोन, दूर की आवाज़ को सुन लेना। क्लियर। टेलीग्राम, वैसे अब तो टेलीग्राम एक ऐप है, ठीक है, व्हाट्सएप की तरह, लेकिन टेलीग्राम जो असल में था वो शुरू के ज़मानों में तार भेजा करते थे,
फैक्स की तरह का होता है, उसको टेलीग्राम। टेली मतलब होता है, मतलब टेली मतलब होता है दूर से, और ग्राम मतलब होता है लिखना या भेजना किसी को। तो दूर से अगर कुछ आप लिख रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो टेलीग्राम है। ख़त के अल्टरनेट में इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं होता टेलीग्राम, ऑब्सोलीट हो गया, ये दुनिया से ख़त्म हो गया। अब तो व्हाट्सएप आ गया, हर दुनिया के हर कोने में एक क्लिक करके भेज दो। शुरू में ऐसा नहीं होता था। टेलीपैथी, टेलीपैथी आपने देखा होगा, कुछ लोग टेलीपैथी करते हैं, वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है सोच के बताया था, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, मतलब टेलीपैथी आती है। सुना होगा ना ऐसा कुछ, कि वो आप दूसरे के दिमाग में घुस जाते हैं कि वो क्या चल रहा है, टेलीपैथी। तो टेलीपैथी, टेली मतलब होता है दूर से, पैथी मतलब इलाज, नोइंग हाउ सम फार अवे फीलिंग्स, इस चीज़ को जानना कि दूर वाला। पैथी मतलब एहसास भी होता है, टेलीपैथी दूर के लोगों का एहसास कर रहा है कि दूर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो आप दूर से बता दो। सीखने की चीज़ होती है टेलीपैथी, मैंने देखा है कोर्सेज वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मेटाफिजिक्स सही है। क्या ये मेटाफिजिक्स है ना, साइंस साबित नहीं करती इसको। कहते हैं कि जो चीज़ें असल में, इसका एक थोड़ा सा साइंटिफिक हम ये बिलीफ निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे माइंड में चीज़ें हैं ना, हमारे, आपको पता है कि बायोलॉजी के सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि ब्रेन हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पर काम करता है ना। इलेक्ट्रिक जो है ना, कंप्लीट बिजली दौड़ रही होती है, उसी के थ्रू वर्किंग पूरी हो रही होती है। तो और इलेक्ट्रिक, जो भी इलेक्ट्रिक अगर मूव कर रही है तो उसकी एक अपनी फील्ड जनरेट होगी, उसके एक दूर तक वो फील्ड जाएगी कहीं ना कहीं, जिसको ऑरा बोलते हैं। ऑरा कहते हैं ना, मेरे सामान तरफ जो एक फील्ड जनरेट होती है, ऑरा कहा जाता है उसको। तब वो ऑरा, कुछ लोग, अब हमारा जहन सिर्फ ऑरा को ट्रांसमिट कर रहा होता है, अगर कोई अपने जहन को इस काबिल बनाने के वो रिसीव भी कर ले, तो आपके ऑरा को रिसीव कर लेगा। ये इसके पीछे साइंस है। अब ये मेटाफिजिक्स है, साइंस बहुत डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करती है, ये बहुत डिटेल साइंस है। टेलीविजन, टेली मतलब दूर, विजन मतलब देखना, दूर की चीज़ को देख लेना टेलीविजन है, टीवी। टेलीस्कोप, स्कोप मतलब भी देखना ही होता है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ को देख लेना। टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, ये जिससे दूर की चीज़ को, स्टार्स वगैरह को देखते हैं। तो टेली मैंने बताया, टेली मतलब होता है फार ऑफ, दूर दराज की चीज़ों को देख लेना। क्लियर है? तो टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीपैथी, टेलीविजन, टेलीस्कोप। क्लियर? फ़ोन, फ़ोन का बता दिया, फ़ोन मतलब होता है साउंड, आवाज़। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा एक आला जिसके जरिए आवाज़ को आप ट्रांसमिट कर सकें अपनी, है ना। माइक्रोफोन छोटा सा ही होता है ना, मोबाइल में लगा होता है। अच्छा, इसी माइक्रोफोन को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक, MIC कर देते, शॉर्ट फॉर्म में माइक हो गया, माइक्रोफोन फुल नेम है उसका। फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, हाउ टू स्पीक अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। इसका पूरा कोर्स होता है जिसमें हम अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट वगैरह को सीख रहे होते हैं, दैट इज़ फोनेटिक्स। या फोनिक्स भी इसको हम कहते हैं, फोनिक साउंड्स वगैरह। छोटे बच्चों को ABCD आबा काटा सिखाया जाता है, वो फोनिक साउंड्स कहलाते हैं। साउंड सीख रहे होते हैं ना बच्चे उसमें। होमोफोन, ये तो हमारे फर्स्ट सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, आते भी ना फर्स्ट ईयर से इंग्लिश में। अब तो नहीं आएगा, ख़त्म बेचारा हो गया इंग्लिश, ठीक है, लेकिन तैयारी तो कर ली होगी। सेम साउंड वर्ड्स, दो वर्ड्स अगर सेम साउंड वाले हो तो होमोफोन्स हैं। तो फोन मतलब साउंड। क्लियर? सिंपल, आसान है। माइक्रो, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। माइक्रोस्कोप, बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए बहुत छोटी चीज़ों को देख सकें। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो जो बजट जैसे रिलीज़ हुआ 2-3 दिन पहले, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। कंट्री के पास बजट आया पूरे साल का, कहाँ कहाँ पर उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, दैट इज़ मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा होता है, इसका जो अपोजिट होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब वेरी बिग, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, है ना। तो मैक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो घर पे अप्लाई हो, जैसे आपके घर पे जो अगर राशन कोई लाता है या घर का सामान कोई बनाते हैं अम्मी अब्बू में से, तो वो असल में माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं। क्योंकि छोटे घर के अंदर जो इकोनॉमिक्स मैशियत है, कितने पैसे आए, कितने पैसे को राशन लाना है, कितने की यूटिलिटी बिल्स भरनी है, कितने की फीसें जानी है, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और पूरे मुल्क में लगा दे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो एनालिसिस, सेकेंडरी में आप प्रैक्टिकल्स में माइक्रो एनालिसिस करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल लेकर टेस्टिंग करते हो, होता है ना। कहते हैं ना, जब आप टेस्टिंग की है, सॉल्ट एनालिसिस की है कॉलेज में, तो टीचर कहते हैं थोड़ा सा लो भाई, ज़्यादा नहीं लो, क्योंकि वो थोड़ा सा केमिकल लेकर हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ माइक्रो एनालिसिस। तो माइक्रो मतलब छोटा, पता ही होगा आपको ये, आई थिंक आसान है, तो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है।
मुश्किल आएगा तो थोड़ा डिटेल। मैक्रो मतलब बड़ा, बता दिया ना। मैक्रो कंप्यूटर, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े कंप्यूटर होते हैं, और जो इकोनॉमिक्स किसी पूरे कंट्री में अप्लाई हो रही होती है बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल। बजट, हाँ बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। क्लियर है? EU गुड, यू का मतलब होता है गुड, ठीक है। मिसाल के तौर पे यूफोनी, यू मतलब गुड और फोन मतलब बताया था साउंड। यूफोनी गुड साउंड, जैसे हर वॉइस इज यूफोनिक, उसकी आवाज़ अच्छी है या बहुत गुड साउंड देती है। यूफोनी या यूफोन। EU मतलब होता है गुड और फोन मतलब साउंड। यूलॉजी वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर डेड, है ना। जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने पर हम उसकी अच्छाई बयान करते हैं कि बहुत भला इंसान था, चला गया दुनिया से। तो जब जिंदा रहता तो बोलते हैं एकदम ही बेकार इंसान है, मर जाता तो बोलते हैं सबसे अच्छा इंसान यही था। अब मर गया तो तारीफ करके क्या फ़ायदा, तो जिंदा थे तो कदर ही नहीं पूछा किसी ने। तो वर्ड ऑफ प्रेज फॉर डेड, तो जो वो जो आप बोलते हैं ना यूलॉजी कहते हैं। यूलॉजी गुड वर्ड्स, अच्छे अल्फाज जो आप किसी के लिए अपने मुँह से निकालते हैं, यूलॉजी, ठीक है। मरने पर, किसी की मौत पर, सही है। 2 वर्ड्स हैं बस यूज़ हैं इसके रूट्स। प्रीफिक्स सही है लग रहा है यहाँ पर। एंटी सिंपल है यार, अपोजिट। बहुत वर्ड सुने एंटी से। एंटीडोट क्या होता है? रेमेडी गिवन अगेंस्ट अ पॉइजन। एंटीडोट क्या होता है कि अगर कोई जहर आपके जिस्म पर असर कर गया तो जहर का तोड़, वो एंटीडोट होता है ना। हर एक सांप का एक जहर का तोड़ होता है, एंटीडोट जिसको हम कहते हैं। इस तरह से अगर कोई इंसान कोई एंटीडोट क्लोरीन, वेरी डाइल्यूट क्लोरीन एक एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसकी पॉइजनिंग पर करते हैं? मतलब कोई एक चीज़ है सेकेंडरी केमिस्ट्री में जो अगर टॉक्सिक है, वो केमिकल चैप्टर 4 में होगा या इस तरह से, कि अगर उसको इंसान अगर पी ले तो जहर मतलब टॉक्सिसिटी फैल जाती है। फिर क्या करते हैं कि जो वेरी डाइल्यूट क्लोरीन जो है ना, उसके एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंटीडोट से मुराद है कॉपर सल्फेट, आई थिंक सो होगा। तो ये एंटीडोट किसे कहते हैं? तोड़ जहर का। हर सांप के जहर का एक तोड़ होता है ना भाई, उसका एंटीडोट होता है विनोम का। वो सांप के अंदर से निकालता है सांप के जहर का तोड़। एंटीबायोटिक, जो बायोटिक्स के ख़िलाफ़ एक्शन करे। एंटीबायोटिक, बायोटिक्स मतलब ऐसे बॉडी में एंटीजेंस वगैरह जो फॉरेन स्पीशीज़ है बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एंटीबॉडीज़ उनके ख़िलाफ़ काम करता है, ठीक है। तो वैसे ख़ुद भी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। कभी कभार आप कैप्सूल्स वगैरह के थ्रू एंटीबॉडीज़ खाते हैं ना, वो खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो फिर वो जल्दी से जर्म्स को रिमूव करता है। वो कौन सा यार, ऑगमेंटन वगैरह ये है ना, एंटीबायोटिक डिसीज़ है। एंटी फ्रीज, जो जमने से रोके, है ना, कोई चीज़ जो जमने से रोक दे। इथेलाइन ग्लाइकोल का बड़ा सुना है, 1,2-इथेनडाइल, वो एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे वो पेट्रोल वगैरह में भी इथेलाइन ग्लाइकोल डालते हैं ताकि ठंडे इलाके जो है ना, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ठंडे इलाके हैं, बर्फ़ जमी हुई हर तरफ, पानी जम जा रहा है लेकिन गाड़ियाँ चल रही हैं। इंक में भी मैं कह रहा हूँ पेट्रोल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि पेट्रोल के अंदर नॉर्वे वगैरह में जाओगे टेम्परेचर -30 -20 है, पानी फेंक रहे ज़मीन में आने से पहले जम जा रहा है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं जम रहा क्योंकि उसमें इथेनॉल ग्लाइकोल डाला हुआ है जो उसको जमने से रोकता है। आप पेट्रोल को आराम से जमा नहीं सकते घर पे, आप फ्रिज पर रखो नहीं जमेगा वो, या पेट्रोल को जमाए डीप फ्रीजर में रखे, कभी आप जमाने की कोशिश करना, जमेगा नहीं, वो एंटी फ्रीज होता है उसके अंदर। जबकि उसको जल्दी जम जाना चाहिए, पानी से ज़्यादा जल्दी जम जाना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसके अंदर है नहीं, बट वो जल्दी जमता ही नहीं है वो। वैसे ऐसा कोई प्रैक्टिकल करेगा नहीं, सिंपल है, अजीब सा है। पेट्रोल को फ्रिज में कभी सोचा नहीं रखने का, हमने फ्रीजर में क्यों रखेंगे। अच्छा, एंटीवायरस, वायरस के ख़िलाफ़ कोई काम करे, कंप्यूटर वगैरह में होता है। एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है ना, एंटी मुस्लिम एजेंडा बोलते हैं ना, यहूदी एंटी मुस्लिम है। एंड एसिड, एसिडिटी के ख़िलाफ़। एंटी एसिडिक मतलब ना, इनो वगैरह एसिडिटी पेटे में तजाबियत हो जाती है तो एंटी एसिड खाते हैं, इनो वगैरह पीते तो एंटी एसिडिक है। एंटेगोनिस्ट, विलन ऑफ द, जैसे ब्लैक माइकल वॉज एंटागोनिस्ट ऑफ प्रिजनर ऑफ जेंडा। द एंटागोनिस्ट मतलब विलन, एंटी मतलब नेगेटिव रोल। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक के ख़िलाफ़ अगर कोई काम करे, जम्स के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ काम करते हैं, जैसे फिटकरी एक एंटीसेप्टिक होता है, डिटॉल एंटीसेप्टिक है, यस, जम्स के ख़िलाफ़। तो एंटी मतलब अपोजिट, किसी के ख़िलाफ़, क्लियर, अपोज टू समवन। ये सारे तो हो गए आई थिंक, ओके ओके। पैथो, पैथो के मतलब होते हैं फीलिंग्स, जज्बात। पैथो, अपेथी, नेगेटिव बताया था तुम लोगों को,
नेगेटिव। अपैथी, जिसके अंदर जज्बात ही ना हो, जज्बात मर गए किसी को बोलते हैं अपैथी। अपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग, जिसके पास जज्बात ना हो। सिंपैथी, टू फील व्हाट अनदर फील्स, हमदर्दी, है ना। तो पैथी या पैथ से शो कर रहे हैं, तो उसके मतलब होते हैं जज्बात ना। तो सिंपैथी कि ऐसा महसूस करना कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, दैट इज सिंपैथी, ठीक है। उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी किसे कहेंगे, ग्रेटर डिग्री ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी अगर और ज़्यादा हो जाए ना तो वो एम्पैथी है। ग्रेटर डिग्री ऑफ सिंपैथी इज एम्पैथी, ठीक है। इसको आप किस तरह समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसा कि अगर एक होता है ना किसी के दर्द को महसूस करना, मिसाल के तौर पे मैं, जैसे कि तुमने अमानुल्लाह ने जो है वो एक दिन से जो 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यार मैं तुमसे कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं तुम पे सिंपैथी कर रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन मैं जैसे अपने हमदर्दी के अल्फाज कह रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं भी 2 दिन से खाना नहीं खाऊँ और फिर मैं बोलूँ यार मैं तुम्हारे दर्द में बराबर का शरीक हूँ। अब जो दर्द तुम्हें हो रहा है वो दर्द मुझे भी है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क है ना। तो सिंपैथी किसी के साथ तो वो चीज़ फील करना जो दूसरा फील कर रहा है, और एम्पैथी ग्रेटर डिग्री ऑफ सिंपैथी है। पैथ फीलिंग्स की बात हो रही है, लेकिन ज़्यादा अगर फीलिंग हो जाए तो एम्पैथी है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज़, किसी के कोई बीमार हो गया तो उसके एहसास क्या है बीमारी में, तो उसके डिजीज़ की स्टडीज़ को पैथोलॉजी कहते हैं। टेलीपैथी बता दिया मैंने आपको, दूसरों के फीलिंग जो दूर है, टेली मतलब दूर, पैथी मतलब एहसास, दूर के लोगों के जज्बात का एहसास करना, दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। तो दूसरा क्या सोच रहा है जो मुझसे दूर बैठा है, और वगैरह का बताया ना उसके थ्रू। तो पैथो मतलब निकला है फीलिंग से। पैथो या पैथी का वर्ड जब भी आएगा कहीं ना कहीं फीलिंग की बात आ रही हो, जज्बात की बात आ रही हो। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आएगी बात। अच्छा, ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ के मतलब होते हैं लिखना, ग्राफ मीन्स होता है लिखना। ऑटो के मतलब होते हैं सेल्फ, खुद से, और बायो के मतलब होते हैं लाइफ। ये 3 रूट्स देखें, 3 वर्ड्स के लिहाज से हम बात करेंगे। बिब्लियोग्राफी मैंने बता दिया, बताएं किताब के लास्ट में होता है कि किताब किस किस ने लिखी है, किस किस किताब को किन किन और बुक से लिया गया है, तो वो सारे के सारे बिब्लियोग्राफी लास्ट में होता है। तो राइटर्स ऑफ द बुक, बिब्लियोग्राफी। बायोग्राफी, बायो मीन्स जिंदगी, ग्राफी मीन्स टू राइट, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, सवाने हयात, दैट इज़ बायोग्राफी। सही है जी। इन द लाइन ऑफ फायर वॉज द बायोग्राफी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब खुद से, ऑटो खुद से तोड़ दो ना, ऑटो मीन्स खुद से, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी लिखना। अगर खुद कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख दे, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। सेल्फ रिटन बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन, जो उसने खुद लिख दी हो। कोई और लिख रहा है तो वो जस्ट बायोग्राफी, खुद लिख ले, खुद नोश्त उर्दू में कहते हैं, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। फोटो, अपने बारे में खुद लिख देना है उससे। फोटोग्राफ, फोटो मीन्स लाइट, रोशनी, ग्राफ मीन्स लिखना, मतलब तस्वीर की मदद से आप कोई छवि बना दें, दैट इज़ फोटोग्राफ। लाइट की मदद से ना, चूँकि पुराने कैमरे वगैरह में लाइट का ही काम होता है। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, सिंपल। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी देखो, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, और कैली का मतलब होता है हाथ, हैंड। तो कैलीग्राफी या कैली मतलब एक और चीज़ होता है, कैली मतलब गुड भी होता है, गुड हैंड राइटिंग, अच्छा। तो अच्छी हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। खत्ताती, खुशखती, है ना, कैलीग्राफर वगैरह को देखा होगा आपने। कोकोग्राफी, कोको इसका उलट है, कैली और कोको अपोजिट है। कोकोग्राफी, बैड हैंड राइटिंग। अगर कोई अच्छी राइटिंग में लिख रहा है तो आप कह सकते हैं यार तुम कैलीग्राफी कर रहे हो। किसी की राइटिंग तो कीड़ा मकोड़ा चला रहे कोई, भाई तुम कोकोग्राफी कर रहे हो, वो समझेगा शायद तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी बुराई है। कोकोग्राफी मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी, कोकोग्राफी। जियोग्राफी, मैप वगैरह बनाना, ज़मीन, जियो मतलब ज़मीन, ज़मीन को के नक्शे वगैरह बनाना। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन लिखना किसी की, डेमो मतलब लोगों को गिनना, डेमोग्राफी मर्दमशुमारी को कहते हैं ना, सेंसस। ऑटोग्राफ, खुद ही कुछ लिख देना अपने हाथों से, सेल्फ रिटन। ऑटोग्राफ देते हैं ना, ऑटो लिख खुद से, और ग्राफ लिखना खुद से। अगर कोई लिख रहा है कोई चीज़, कोई सेलिब्रिटी, तो ऑटोग्राफ है। ऑटोमेटिक, जो खुद से ही चलना शुरू हो जाए, खुदकार हो। ऑटोनोमस,
इंडिपेंडेंट, ऑटो मतलब होता है खुद से, और नोमो के मतलब होता है नाम, जिसने खुद ही अपना नाम डिसाइड कर लिया हो। ऑटोनोमस स्टेट होता है ना, कुछ दूसरे तस्लीम नहीं करते हैं, वो अपने आप को खुद ही तस्लीम कर लेते हैं। जैसे एक तिब्बत चाइना के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट है, क्योंकि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है, तिब्बत खुद को अपना बस एक अलग एक स्टेट कहता है। तिब्बत जो नाम सुना होगा आपने, चाइना के अंदर ही है, बट ऑटोनोमस स्टेट है। अब जैसे जो इंडिया ने कश्मीर को ऑटोनोमस स्टेट बना दिया, अभी पिछले आर्टिकल्स जो आए थे, तो कश्मीर को ऑटोनोमस स्टेट बना दिया कि वो खुद कार है, अपने तमाम फैसले खुद कर सकते हैं। तो ये ऑटोनोमस रीजन जो उसको हम कहते हैं, खुद आप सेल्फ प्रोक्लेम कर लें अपने आप को, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ गए रूट सारे, ऑटो, ग्राफ और बायो। क्लियर है? ज़्यादातर पता होंगे आपको, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, कुछ आपको पता लगाना होगा। चलिए, लिथो के मतलब होता है स्टोन। लिथियम एक एलिमेंट है जो पत्थरों से निकलता है, दैट्स उसको लिथियम कहते हैं, Li, लिथोस से निकला है। लिथोस मतलब होता है पत्थर। लिथोग्राफ, समथिंग रिटन ऑन अ स्टोन। पुराने ज़माने में पत्थरों में बहुत कुछ लिखा जाता था, तो उसको लिथोग्राफ, लिथो मतलब पत्थर और ग्राफ मतलब लिखना, पत्थर पे लिखना। मोनोलिथ, एक बड़ा पत्थर अगर कहीं पर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ लार्ज सिंगल स्टोन इज कॉल्ड अ मोनोलिथ। एक बड़ा पत्थर एक जगह की रखा हो, तो जैसे मोआई ऑफ ईस्टर आइलैंड्स और स्टोनहेंज। ठीक है, मोनोलिथ इसको हम कहते हैं। जैसे ये ईस्टर आइलैंड एक है, बहुत एक आइसोलेटेड सा एक जजीरा है, ईस्टर आइलैंड उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ कुछ इस तरह आपने देखा होगा भी बड़े बड़े इस तरह से बहुत सारे लाइन से शक्ल रखे हुए लोगों के, मतलब बुत रखे हुए बहुत सारे लाइन से, वो बहुत चारों तरफ सुनसान होता है। तो वो बहुत सारे मिस्टीरियस स्टोरीज़ वगैरह इसके बारे में आ रही होती हैं कि इनकी आवाज़ गूंजती है हर तरफ इन पुतलों की। तो ये जो मॉइस होते हैं, इनको मॉइस कहा जाता है। तो ये मोनोलिथ हैं, बड़े बड़े एक पत्थर से बनाकर उनको रखा गया। और कब बनाया गया, किसने रखा, आकर किसी को नहीं पता, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है। मतलब ये कंट्री क्या कह लें, कौन शायद इसको अमेरिका प्रोक्लेम करता है, मतलब ये दुनिया बिल्कुल समंदर के बीचों बीच बनाया हुआ है कि अगर आप नियरेस्ट अगर आप जाना चाहेंगे ना कश्ती से, तो इस जगह तक पहुंचने में आपको समझो 4 महीने लगेंगे कश्ती से। नियरेस्ट आप फिर इसके किसी शहर तक पहुंचेंगे इससे निकल कर, इतनी दूर है ये। कोई फ्लाइट वगैरह नहीं आती, कुछ लोग वगैरह इसके अंदर नहीं रहते हैं ईस्टर आइलैंड में। तो ये बस ये पुतले बहुत सारे हैं, यही लोग रहते हैं यहाँ पे पुतले, इसको मोनोलिथ कहा जाता है। पूरी स्टोरी है उसकी बड़ी, मोनोलिथ। इस तरह से स्टोनहेंज इंग्लैंड स्कॉटलैंड में है, देखा होगा कभी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गोल बनाए हुए हैं। तो जब कदीम ज़मानों में जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी तो बाद में आई, क्रिश्चियनिटी से पहले वहाँ पर कुछ पेजन रिलीजन्स फॉलो होते थे पुराने, तो वो लोग इन पत्थर होगा तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर इस तरह से गोल लगाए थे, शायद वक्त देखने के लिए लगाए होंगे या मौसम का हाल जानने के लिए, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये स्टोनहेंज कहलाते हैं। ये स्टोनहेंज, तो ये भी बड़ा फेमस है स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये एक मोनोलिथ है। मोनोलिथ से मुराद क्या है, एक सिंगल पत्थर जो बड़े बड़े रखे हैं लाइन से। लिथोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर स्टोन इज प्रेजेंट। अब अर्थ के बहुत सारे पार्ट है ना बच्चों, डिफरेंट पार्ट है। अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है आपका, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स आपको मिलते हैं। सबसे ऊपर जिसमें लोग चलते हैं, नीचे ज़मीन, ये होता है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जाते हैं तो आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है, पत्थर वत्थर होता है ना। फिर उसके बाद और आगे जाते हैं तो होता है मेंटल। मेंटल क्या होता है, पिघला हुआ लावा ज़मीन में। फिर और आगे नीचे जाएंगे तो आ जाता है कोर। कोर क्या होता है, सॉलिड बॉल ऑफ आयरन है जो घूम रहा है अर्थ में, अर्थ के सेंटर में। तो ये लिथोस्फीयर मतलब अर्थ के जो स्फीयर है उसमें जो पत्थर वाला पार्ट है, पथरीला पार्ट, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। बाकी एक एक करके बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, कभी आपने देखा होगा थोड़ा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ अगर आप जाएँ तो। इस तरह से लिथोलॉजी, स्टोन, स्टडी ऑफ स्टोन्स, लिथो स्टोन, और लॉजी स्टडी, पत्थरों के बारे में इल्म रखना, लिथोलॉजी। क्लियर है? लिथो समझ में आया? लिथो का मतलब क्या है, स्टोन। कितने वर्ड्स निकालने लिथो से, यहाँ ये सही है सब लिथो। अब कभी भी लिथो का वर्ड जहन में आए ना तो आप फौरन से सुन सोचोगे पत्थर होगा इसका मतलब। लिथियम एलिमेंट तो बनाते ही रहता, तो लिथियम मतलब स्टोन। फोटो, सिंपल लाइट। फोटोग्राफ, लाइट से अगर कुछ बना दिया जाए। फोटोमीटर, ये सेकेंड ईयर में फिजिक्स में होता है, फोटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीटर मतलब होता है मेजर करना, और फोटो मतलब लाइट, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो आला है फोटोमीटर है। फोटोजेनिक, कहते ना समवन हु लुक्स गुड इन फोटोज, कहते ना फोटोजेनिक फेस है भाई फला बंदे का, यार भाई तुम्हारा तो फोटोजेनिक फेस है।
मतलब तुम्हारी फ़ोटो ऐसे अच्छे नहीं हो बट फ़ोटो खींचेंगे तो तस्वीर अच्छी आएगी। और कुछ लोग होते हैं ऐसे अच्छे होते हैं, फ़ोटो अच्छी नहीं आती। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो फोटोजेनिक फेस कौन सा होता है? जो तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, फोटोजेनिक। फोटो सेल, सोलर सेल वगैरह आजकल जो लगे होते हैं ना, सोलर एनर्जी से बिजली बनाते हैं, फोटो सेल्स कहलाते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वगैरह, फोटोसिंथेसिस यार ये तो मेडिकल के स्टूडेंट को क्या बताऊँ, लाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहे, सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड, पूरे डिटेल तुम लोग जानते हो इसके बारे में। फोटोन, लाइट के स्मॉल पार्टिकल्स, क्वांटा जो होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, फोटोन। क्लियर है? फोटो आ गया तो मतलब लाइट आ गया, ठीक है। अच्छा, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, सिंपल, आसान है। मोनोपोली, कंट्रोल बाय वन, अगर एक शख्स कंट्रोल कर रहा है किसी चीज़ को तो मोनोपोली है। द फादर हैज़ अ मोनोपोली इन हिज होम, देखिए बाप की जो है वो कंट्रोल है पूरे घर पे, तो मोनोपोली एक शख्स की हुकूमत है। मोनोलॉग, मोनोलॉग उसे कहते हैं स्पीच गिवन बाय वन पर्सन, एक अकेला बंदा खड़े होकर स्पीच दे रहा हो तो मोनोलॉग। जैसे लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस जो आके पोम थे रिड्यूस हो गए सिलेबस में, वो एक मोनोलॉग थी। यूलिसिस क्या कर रहा था? अपने मरीनर्स को खिताब कर रहा था, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। मोनोटोनस, मोनोटोनस किसे कहते हैं? ऑफ यूजिंग वन टोन ओनली, एक ही सुर में बोलता चला अगर कोई, दैट इज मोनोटोनस। एक इंसान है ना, एक ही टोन में बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, ना उसका पिच ऊपर होता है ना नीचे होता है, ना आवाज़ की लाउडनेस ऊपर नीचे होती है, एक ही पिच में बोल रहा है, तो वो क्या है? मोनोटोनस, सेम टोन चल रहा है उसका, एक ही टोन में बोल रहा है। मोनोसिलेबल, सिंगल सिलेबल वर्ड्स जो होते हैं जैसे कैट, डॉग, सिंगल सिलेबल है ना, एक बार ही मैं उसको पूरा बोल सकते हैं। मॉन्क, अ प्रीस्ट हू लिव्स अलोन, मॉन्क भी देखो मोनो से ही निकला है। मॉन्क क्या होता है? बुद्धिस्ट होते हैं, देखोगे ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, तिब्बत वगैरह में ये लोग होते ज़्यादा, तिब्बत में होते हैं, बर्मा वगैरह साइड पे अकेले बैठ रहते हैं, इनका अलग पूरा घर ही अलग होता है, पूरा टेम्पल वगैरह पहाड़ के ऊपर बना के ऐसे किसी झील के सामने पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वो बैठे ही रहते हैं, पता नहीं उसके बाद क्या करते हैं। फिल्मों में तो ऐसे ही देखा उनको हमेशा। ये मॉन्क है, मॉन्क मतलब एक ऐसा प्रीस्ट जो अकेले रहता हो। इनके शायद हाँ इबादत का तरीका ही होता होगा, जाहिर सी बात है, अब मुझे नहीं पता क्या करते हैं ऐसा, हम तो थोड़ा सा अजीब समझते हैं, क्योंकि हम इस्लाम के अंदर ये इस तरह की स्कॉलस्टिक लाइफ नहीं है ना, रहमानियत नहीं है कि हमें घर पे रहना पड़ता है। इस्लाम हमें नहीं बोलता कि जंगल पे निकल के जाके पहाड़ पे जाके बैठ के जो है उस तरह करो। इस्लाम में मना है सख्ती से, गुनाह है बल्कि, अगर आप ऐसे बैठ जाओगे और आप इबादत करते रहो तो। इस्लाम बोलता है सबको लेकर चलो, भाई बहन अम्मी अब्बू सबको लेकर चलो। इस्लाम एक परफेक्ट रिलीजन है, दैट्स व्हाई। मोनार्क, सिंगल शख्स हुकूमत करे, बादशाह, दैट इज़ अ सिंगल रूलर। मोनार्क, मोनो से निकला ना, मोनार्क भी, मोनार्क, मॉन्क, सब में मोनो का ही कुछ ना कुछ वर्ड आ रहा है। तो मोनो मतलब होता है सिंगल। क्या? चाइना तो नहीं कह सकते, बहुत जगहों पर होते हैं, जैसे मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वैसा ही इंडिया में सिर्फ हिंदू नहीं है। अब ये जो बुद्धिस्ट होते हैं ना, ये इनकी स्टोरी थोड़ी ऐसी है ना, क्योंकि ये लोग बुद्धिस्ट हैं ना। अब ये इनका मज़हब अलग होता है, ये बुद्धिस्ट हैं, इनका मज़हब डिफरेंट है। ये जो है ना, ये जो अपना ये अथीस्ट रिलीजन है, ये लोग अथीस्ट होते हैं। अथीस्ट का मतलब क्या? दे डोंट बिलीव इन एनी गॉड, ये किसी गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, खुदा को मानते ही नहीं है ये लोग। हाँ, लेकिन ये अपना प्रॉफिट एक मानते हैं। ये अपना जो प्रॉफिट कहते हैं ना, वो प्रॉफिट किसको कहते हैं? बुधा, सुना होगा आपने, गौतम बुधा, गौतम बुद्ध, पुतला बना होता है, वो बैठा हुआ चाइना वगैरह में बड़ा होता है ना, गंजा सा होता है, गौतम बुधा। बड़े उसके कोटेशंस वगैरह भी लिखे होते हैं बुधा के, बहुत कहीं कहीं पर फेसबुक वगैरह में आपको मिल जाएंगे। तो बुधा जो था ना, असल में वो कह लो कि एक तरह से इंडिया में पैदा हुआ था। इसका नाम सिद्धार्थ था जब पैदा हुआ था। सिद्धार्थ था, एक राजा के घर पे किसी पैदा हुआ था, राजा का बेटा था। तो राजा को किसी ज्योतिषी ने बोला कि ये तुम्हारा बेटा तो सिद्धार्थ पैदा हुआ है, अगर तुम इसको अगर दुनिया में कोई दुख देख लेगा, गम देख लेगा ना, तो ये तुम्हारा घर बार छोड़ के निकल जाएगा, इसको कोई दुख न देना या दुख देखना ना पाए कहीं से, कहीं से। तो राजा क्या करता है, अपने बेटे के लिए अलग से पूरा एक महल तामीर करवाता है, छोटा ही होता है उसके लिए, महल तामीर कराता है जिसके अंदर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, उदासी कहीं नहीं होती है। कोई मरता नहीं है वहाँ पर, मरना होता तो मतलब बूढ़े इंसानों को नहीं रखा जाता वहाँ पर, कोई मर जाए कोई, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। वहीं पर सिद्धार्थ ज़िंदगी गुजारता है। 16 साल होती है, शादी कर लेता है, शादी करवा दी जाती है, फिर थोड़ा उम्र और गुजरती है, 18 साल का होता है ना,
अब उसका दिल करता है बाहर निकले, चूँकि वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहता है महल में। 18 साल तक उसने कदम ही बाहर नहीं निकाली होती, बहुत बड़ा महल होता है उसका। तो फिर वो अपने नौकर से बोलता है मुझे बाहर लेकर चलो, मेरा हुक्म है ये, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। नौकर लालच में उसको बाहर लेकर जाता है। जब बाहर जाता है तो 4 वाक्य देखते हैं, 4 चीज़ों को देखता है गौतम बुद्धा, ठीक है। मैं बताऊँ रिलीजन स्टार्ट कैसा है बुद्धिज़्म का, हर की कहानी हर एक रिलीजन की। तो वो 4 चीज़ें देखता है। पहले चीज़ ये देखता है कि एक इंसान है उल्टी कर रहा है ना, वॉमिटिंग कर रहा है, तो अपने पूछता है नौकर से ये क्या कर रहा है। वो बोले इसको बीमारी हो गई, उल्टी कर रहा है, बुखार आ गया उसको, तभी उल्टी कर रहा है। उसने अच्छा बीमारियाँ भी कुछ है, उसको पता ही नहीं था बीमारी कुछ है दुनिया में। आगे जाता है तो एक बूढ़ा शख्स लाठी लेकर चल रहा होता है, लाठी लेकर चल रहा होता है। तो अब कहते हैं भाई ये लाठी लेकर क्यों चल रहा है, क्यों लाठी लेकर चल रहा है। तो बोलते हैं ये बहुत बूढ़ा हो गया है, जल्दी उसकी मौत होने वाली है, जिसकी वजह से ये लाठी लेकर चल रहा है। उससे अच्छा फिर इंसान बूढ़ा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है, उम्र भी गुजरती है। फिर आगे जाता है, तीसरा देखता है एक औरत चीख चीख के रो रही होती है, बाल नोच रही होता है अपने। तो बुद्धा कहता है, सिद्धार्थ कहता है अपने नौकर से कि भाई ये क्या हो रहा है, ये रो क्यों रही है। तो वो कहता है कि इसका शौहर मर गया है जिसकी वजह से ये रो रही है, उदास है। मतलब लोग रोते भी हैं, लोग उदास भी होते हैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के। फिर वो आगे और जाता है तो चौथा देखता है कि जनाजा लेकर किसी का जाया जाता है शमशान घाट जलाने के लिए। बोलता है इसको लोग उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये मर गया है और इसको अब जलाने के लिए लेकर शमशान घाट लेकर जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने बोला अच्छा इसका मतलब लोग मर भी जाते हैं, मौत भी दुनिया में हो जाती है। फिर वो घर आता है और घर आके ये सोचता है ये सब कुछ कि दुनिया में वही जो अच्छी की बात है वो सच होती है। वो घर बार छोड़ के निकल जाता है कि नहीं इसका मतलब दुनिया कैसी है, दुनिया में तो बहुत अजाब है, उस दुनिया में तो सिर्फ अच्छाई थोड़ी ना, बुराई भी बहुत है। किस तरह से उन बुराइयों से बचा जाए, किस तरह से हम दुनिया की इन चीज़ों से बचें। तो वो बैठता है एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है जाकर ना, सोचते बेचारे में। दरख्त के नीचे बैठता है और बैठे रहते हैं एक अरसे तक, कितने लोग पता नहीं कितने दिन तक बैठा रहता है। तो उस पर कहते हो कि उस पर एक एनलाइटमेंट आती है। एनलाइटमेंट मतलब उसको हक पता लग जाता है। वो बोधि ट्री कहते हैं उस ट्री को, बोधि ट्री, वो मशहूर बड़ा दरख्त है वो, गौतम बुद्ध का दरख्त। बोधि ट्री के नीचे बैठता है, उसको एनलाइटमेंट आ जाती है और उसको पता लग जाता है सच्चाई किस चीज़ में, हक क्या रास्ता है। तो वो लेकर फिर क्या होता है निकलता है और अपने फिर लोगों को तरवीज करना शुरू करता है, तो मज़हब के बारे में बताना शुरू करता है एक एक करके। तो ये उसकी जो है वो स्टोरी है। तो वो गौतम बुद्धा है, उसके फॉलोअर्स ये बुद्धिस्ट कहलाते हैं, जो वो कहते हैं कि दुनिया से कट के जो रहते हैं, बिल्कुल दुनिया के तमाम उदासी खुशी गम इन सब से कट के रहते हैं। चाइना में ये रिलीजन है, लेकिन चाइना के लोग ज़्यादातर ये नहीं है। चाइना के ज़्यादातर लोग नॉन रिलीजियस हैं, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। ये तो मैं बता रहा था आपको बुद्धिस्ट का। चाइना के अंदर ना, जो चाइना के अंदर 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो बुद्धिस्ट होते हैं, तो मैंने ये बता दिया। दूसरे चाइना के अंदर होता है टाओइस्ट, जो टाओइज़म को फॉलो करते हैं। वो टाओइज़म एक अलग है, इसमें वो उसका सिंबल इस तरह से होता है, देखा होगा आपने कभी ऐसे करके गेम्स वगैरह में बनाते हैं, ड्रैगन का सिंबल ऐसे करके देखा है, इस तरह का सिंबल कभी ऐसे। ये वाला सिंबल जो है इसको हम लोग बोलते हैं यिन यांग। मतलब यिन यांग कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि ये ताओ मज़हब, अच्छा इसको शुरू करने वाले का नाम था लाओ त्से। लाओ त्से ये मज़हब ये कहता है कि दुनिया में हर चीज़ इक्वल है, इक्विलिब्रियम में। दिन है मतलब हर चीज़ का अपोजिट है, दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, नेकी है तो बदी भी है, खुदा है तो शैतान भी है, मर्द है तो औरत भी है, ऊंचाई है तो नीचाई भी है, ज़मीन है तो आसमान भी है, पानी है तो खुश्की भी है। हर चीज़ अपोजिट में दुनिया में यकीनन है, ऐसा ही है। तो वही कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगी। इस तरह अच्छाई बुराई 50-50% है, तो अच्छाई है तो बुराई भी है, तो हमेशा ये चीज़ें रहेंगी। अच्छाई और बुराई हमेशा रहेगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% अच्छाई आ जाए 100% बुराई आ जाए। वो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वो लाओ त्से, ताओ ते चिंग के नाम से किताब उसने लिखी थी, उसको फॉलो करते हैं। तीसरे जो है वो कन्फ्यूशियस को मानने वाले लोग हैं। कन्फ्यूशियस भी कहा जाता है कि एक बड़ा एक कोई अक्लमंद बंदा कोई आया था, तो वो कन्फ्यूशियस उसके मानने वाले हमारे पास, वो कन्फ्यूशियस को मानने वाले। और ये कुछ है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से चाइना में जो लोग हैं ना नॉन रिलीजियस हैं। नॉन रिलीजियस क्यों है? क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट नेशन है ना, चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आपका कम्युनिस्ट है, तो रिलीजन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती वो, बल्कि रिलीजन अगर आड़े आ रही हो किसी चीज़ में तो रिलीजन को ख़त्म कर देते हैं। जैसे चाइना के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं, चाइना के अंदर बहुत जगहों पर रोज़ा रखने पर पाबंदी है, मुसलमान रोज़ा नहीं रख सकते वहाँ पर, मना करती है गवर्नमेंट रोज़ा रखने से, वो मज़हब को फोकस देते ही नहीं है। तो वो कम्युनिस्ट है ना, वो नॉन रिलीजियस होना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए चाइना का कब्रिस्तान आप लोगों ने कभी नहीं, चाइना में कभी इबादत आप लोगों ने चाइना के लोगों को कभी देखा करते हुए नहीं देखा हुआ कि चाइनीज़ के लोगों का फलां ये वो है इबादत गाह है, नहीं। क्रिश्चियन को चर्च जाते देखा होगा, हिंदू को मंदिर जाते देखा होगा, मुसलमान को मस्जिद जाते देखा होगा, लेकिन चाइनीज़ को कहीं जाते हुए तो नहीं देखा होगा। चाइनीज़ की इबादत गाह क्या कहलाती है बताओ? नहीं पता होगा किसी को, जाते ही नहीं है।
मज़हब वगैरह पैरवी नहीं करते, नॉन रिलीजियस होते ज़्यादातर। अच्छा, कभी चाइनीज़ का कब्रिस्तान देखा है आपने? चाइना के लोगों का कब्रिस्तान, हिंदू का शमशान घाट होता है, मुसलमान का कब्रिस्तान होता है, सबको पता है। क्या चाइना का देखा है आपने? नहीं। चाइना के लोग जला देते हैं। चाइना के लोग क्या करते हैं, मुर्दे को ना वो इंक सिरिमेट कर देते हैं, सिरिमेशन कर देते हैं, या क्रीमेशन कहते हैं। सिरिमेशन किसे हम कहते हैं कि वो एक मशीन होती है उनके पास, बर्नर हीटर, उसमें डालकर जला के एवोपरेट कर देते हैं बंदे को। बंदा जल के बस हो के बस ख़त्म, हवा में उड़ गया, ख़त्म। दफनाने का सीन ही नहीं है उनके अंदर कोई। वो कहते हैं मज़हब ही नहीं है ना, मज़हब आपको बताते हैं ना मुर्दे के साथ कैसा सलूक करना है। और जब मज़हब है ही नहीं तो आप जला दो, आप कुछ भी कर दो, बंदा मर गया, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही है ना भाई, ये चीज़ है। तो वो थोड़ा सा चाइनीज़ रिलीजन बड़ा अलग सा है, तरक्की तो पा रहे वो बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़हब नहीं है उनका, कोई भी रिलीजन नहीं है। क्लियर है? तो ये तुमने अलग आउट सवाल किया था, उसका मैंने जवाब दे दिया। समझ में आ गया था? मोनो का समझ में आ गया ना, सिंगल, ठीक है। एक्सो मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ। एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ जाए, इवॉल्व हो। एक्सोटिक मिस्टीरियस, अजीब। एक्सोटिक कहते हैं ना कि अजीब, मिस्टीरियस को एक्सोटिक कहा जाता है, जो आपकी समझ से बाहर हो, दैट इज एक्सोटिक। एक्सोडस इमिग्रेशन। एक्सोडस, वैसे तो एक्सोडस किसको कहा जाता है? बाइबल के अंदर एक बुक है, बुक ऑफ एक्सोडस, मतलब खुरूज, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बने इसराइल को लेकर मिस्र से निकले ना, फ़लस्तीन के वादी में आए, तब वो एक्सोडस कहलाता है। एक्सोडस मतलब वो बाहर निकले इजिप्ट से और जहाँ गए, इसराइल गए, फ़लस्तीन गए, तो वो इमिग्रेशन, हिजरत उनकी जो हुई थी, वो सुना होगा आपने कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की। फ़िरौन फिर पीछे भागा, उनके तो गर्क हो गया, ठीक है। कि अक्सो मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ। क्लियर है? तो ये सब वर्ड्स तो मैंने बता दिया आपको। मिस्टीरियस इमिग्रेशन। लोको, लोके का मतलब होते हैं स्पीक, बोलना। लोको एलोक्यूजो एलोसियो मतलब स्पीक या बोलना। एलोक्वेंट जो बहुत खूबसूरती से बात करे, फसाहत के साथ बात करे, खूबसूरती से बात करे, दैट इज़ एलोक्वेंट। शी इज़ अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, वो बहुत खूबसूरती से बात करती है। या शी इज़ वेरी मच एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब ये हो गया कि खूबसूरती से बात करने वाला। लोकेशियस वेरी टॉकेटिव, जो बहुत बातूनी हो, बहुत बात करता हो, उसको लोकेशियस कहते हैं। जो देखो लोको या लोको से निकल रहा है ना, ये लोको मतलब स्पीक। एलोक्वेंट खूबसूरती से बोले, और लोकेशियस जो बहुत टॉकेटिव हो। एलोक्यूशन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखो ये भी लोको आ गए यहाँ पर, पब्लिक स्पीकिंग ऑफ आर्ट, मतलब कभी कभार के मजमे में, मास कॉम में बोलना, एक मजमे में आकर खड़े होकर बोलना, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एलोक्यूशन या एलोक्यूशन। एलोक्यूशन क्या है? आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो लोको आ जाएगा, तो लोको रूट है, इसका मतलब क्या है? स्पीक या बोलना। जैसे एलोक्वेंट, लोकेशियस, एलोक्यूशन, ठीक है। एलोक्वेंट मतलब क्या? खूबसूरती से बोलना। लोकेशियस वेरी टॉकेटिव, और एलोक्यूशन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। क्लियर? डिक्ट, डिक्ट मतलब भी होता है बोलना, डिक्ट मतलब भी बोलना ही होता है। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा मतलब उलट, डिनाई द स्टेट, कॉन्ट्राडिक्ट खिलाफ बोलना। कॉन्ट्रा मतलब होता है उलट, और डिक्ट मतलब बोलना, किसी के खिलाफ बोलना, है ना। कि मैं आपकी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, मतलब मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी बात से, मैं आपकी बात को एग्री नहीं करता हूँ, तो डिनाई द स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्ट, डिक्ट मतलब बोलना। प्रीडिक्शन, प्री पहले से बता देना किसी चीज़ के बारे में, प्री पहले से, डिक्ट बोल देना, कोई चीज़ होने वाली है पहले से बोल देना। बोलते हैं ना प्रिडिक्शन करना भी पाकिस्तान जीत जाएगा। प्रिडिक्शन हो रही है कि बारिश हो जाएगी अगले 1-2 दिन में, ये प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन से मुराद टेलिंग द फ्यूचर, भविष्यवाणी करना, पेशन गोई करना। और डिक्टेट, टीचर कराते थे ना स्कूल में डिक्टेशन, डिक्टेट, उसमें क्या? डिक्ट मतलब स्पीक कर रहे होते हैं ना, इमला कराना, मतलब किसी को बोलना आता है कि सामने वाला बंदा लिखे, डिक्टेट। तो डिक्ट आ गया मतलब बोलना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट किसी के खिलाफ बोलना, प्रिडिक्शन पहले से पेशन गोई करना, और डिक्टेट कोई चीज़ लिखवाना किसी को। डिक्ट का रूट समझ में आया? स्पीक। हज़ारों हैं ऐसे, मैं कुछ मैंने चॉइस करके निकाल दिए हैं, ये सारे याद रखने हैं आपको। इससे आप 1-2 ने घर जाकर 100 और वर्ड बना सकते हैं आप इससे निकाल कर। इससे मैं तो कुछ निकाल रहा हूँ, आप बहुत और निकाल सकते हैं। ओमनी, ऑल, सब। ओमनीपोटेंट, ऑल द पावर, अल्लाह के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। अलमाइटी अल्लाह इज़ ओमनीपोटेंट, बहुत जगह आपने सुना होगा लिखा हुआ। अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट है, मतलब तमाम ताकतें उसकी हैं।
है ना, ओमनीपोटेंट। पोटेंट मतलब पोटेंशियल से निकला, पोटेंशियल मतलब हो गया ताकत, पोटेंट पोटेंशियल ना, पोटेंशियल मतलब ताकत, और ओमनी सारी ताकत, कंप्लीट पावर। ओमनीवोरस, हाँ कोई नहीं, गलत बता रहे हैं आप। जो गोश्त और वेजिटेबल दोनों खा लेते हैं, गोश्त खाने वाले कार्निवोरस हैं, घास खाने वाले हर्बीवोरस हैं, और दोनों खा लें जब वो ओमनीवोरस है। ह्यूमन बीइंग इज ओमनीवोरस, कार्निवोरस है इंसान, ओमनीवोरस ना, दोनों खाता, घास नहीं खाता, मतलब इंसान वेजिटेबल ही खाता है ना, तो इंसान ओमनीवोरस है। ठीक है, ओमनीवोरस मतलब जो ऑल चीज़ें, सब चीज़ें खा ले। राइनो, राइनो मतलब होता है नोज, राइनोसिरोस, राइनो किसको कहते हैं, गेंडा, एन एनिमल विद अ बिग हॉर्न और नोज, राइनोसिरोस। उसके नाक पर चूंकि एक बड़ी सी होती है ना, क्या सींग होती है, राइनो, गेंडे पे देखा है, गेंडा नहीं देखा, गेंडा नहीं देखा, राइनोसिरोस, राइनो देखा आप लोगों ने, नाक पे इसकी इस तरह से, पिक्चर मैंने लगाई नहीं इसकी, मुझे नहीं पता था, आपने नहीं देखा होगा। एलिफेंट तो राइनोसिरोस नहीं होता, गेंडा कहते हैं, गेंडा नहीं सुना तुमने कभी, बहुत डेंजरस होता है उसका मुंह का, हाथी बहुत होता है, भारी भरकम है बहुत गेंडा, उसके ऐसा, उसके जो मुंह उसके इस तरह से है ना, कि यूँ होता है ना, नाक में ऐसे करके ऐसे लंबा सा बना होता है, कार्टून्स वगैरह नहीं देखा ऐसे, डायनासोर जैसा लग रहा होता है बिल्कुल। चलो छोड़ो, नहीं देखा तो बड़ा बाद में देख लेना कभी। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तुम, ज़ूलॉजी में तो देखे ही होगे कोई ना कोई। राइनो कहते, गेंडे को कहते हैं राइनोसिरोस, एक ऐसा एनिमल है जिसके नाक पे बड़ी सी सींग होती है, दैट्स वाई राइनोसिरोस। राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी किसे कहते हैं, सर्जरी ऑफ नोज, किसी का भी नाक टूट जाते हैं ना किसी की, उसकी सर्जरी करते हैं तो राइनोप्लास्टी कहता है उसको, है ना। एंजियोप्लास्टी भी होती है, हार्ट की सर्जरी करते हैं तो, एंजियो मतलब हार्ट होता है, एंजियोप्लास्टी सुना होगा, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी जी। राइनो वायरस, एक ऐसा वायरस जो आपके नाक पे जाकर अटैक करे, नज़ला वो जिसको कहता है आपका राइनो वायरस जिसको हम कहते हैं। तो 2000 किस्म के होते हैं, मैंने सुना है बायोलॉजी में, 2000 टाइप ऑफ राइनो वायरसेस आर देयर। तो कौन से राइनो वायरस से आपके नाक पे जाकर अटैक किया आपको नहीं पता, इसलिए राइनो वायरस की ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ नहीं बनी है कोई भी, मतलब बस आप वो खुद ही बॉडी इसको रिकवर कर रही होती है। आप जो दवाई खाते हैं वो नज़ले को सुखा देगा, बस सुकून दे देगा, लेकिन वो इस वायरस का इलाज नहीं कर सकता, बिकॉज 2000 टाइप के वायरसेस होते हैं राइनो वायरसेस। कोरोना वायरस जो है ना, उसी की तरह की एक शक्ल होती है राइनो वायरस की। अच्छा, इससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, ठंड लगती है। अच्छा, कॉमन कोल्ड या फ्लू क्या ये एक ही चीज़ है क्या, जल्दी बता, कॉमन कोल्ड और फ्लू एक ही चीज़ है, अलग अलग है, अलग अलग डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से, और फ्लू किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा एक अलग वायरस है और ये ज़्यादा डेंजरस, इससे मौत भी हो सकती है फ्लू से। फ्लू से इंसान मर सकते हैं इन्फ्लुएंजा से, लेकिन कॉमन कोल्ड से इंसान मरता नहीं है। राइनो वायरस के टेक्स्ट पढ़ा होगा बायोलॉजी में आपने इसको, ठीक है, क्लियर है। राइनो मतलब नोस, राइनोसिरोस हो जाए, राइनोप्लास्टी, राइनो वायरस। पेल, पेल मतलब फोर्स, ताकत लगाना। कंपेल मतलब किसी को फोर्स, ताकत लगाना, किसी को मजबूर करना कोई काम करने पे, कंपेल। एक्सपेल, कितना कि भाई पर्सी बैशे शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी नेसेसिटी ऑफ अथीज़म, ऐसे ही हुआ था ना, म्यूजिक फॉर थॉट वर्सेस डाई के जो पोइट हैं। एक्सपेल करने से मुराद किसी को, पेल मतलब जोर लगा के किसी, एक्स मतलब बाहर एग्जिट, और पेल मतलब धक्का देकर किसी को बाहर निकाल दो तो एक्सपेल, एक्सपेल। रीपेल, फोर्स लगा के दूर हटाना किसी चीज़ को, तो मूव समथिंग अवे, रीपेल, है ना, कि नेगेटिव अपोजिट सेम चार्जेस रिपल ईच अदर बोलते हैं। तो रिपल, एक्सपेल, कंपेल। पेल मतलब फोर्स, क्लियर। ये पता नहीं था, मतलब वर्ड सारे सुने हुए आपने, लेकिन रूट सभी आप जान रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कि अब देख रहे हैं वाकई में, हाँ भाई हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहता, हमारे जहन में रहता देर तक। काइन या सीनिंग, मूवमेंट इसके मतलब होता है। काइनेटिक, रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ बॉडीज, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में होता है। काइनेस्कोप, काइनेस्कोप किसे कहते हैं, दिस इज द
काइनेस्कोप। पुराने ज़माने में जो है ना, टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा कि जो वीडियो बनाए जाते थे तो वो बड़ा सा वो काइनेस्कोप कहलाया था। मूवमेंट पिक्चर, मोशन पिक्चर दिखाया करता था ये। तो बहुत सारी तस्वीरें लाइन से इसमें रील बना लेते थे, तस्वीरें चलती रहती थी और खच खच अलग अलग तस्वीर आती थी। पुराने ज़माने में कार्टून्स वगैरह, चार्ली चैपलिन वगैरह देखोगे ना तो इस तरह से होता था। अब तो बहुत HD और पता नहीं ब्लू रे सब कुछ आ गया। पहले तो अजीब सी बिल्कुल प्रिंट होती थी ना, तस्वीरें चलती रहती थी और तस्वीरें सामने आती रहती थी, वो घूमते रहता था ये। इसको काइनेस्कोप कहा जाता था, ठीक है। तो काइनेस्कोप हमारे पास अ मशीन विच शोज पिक्चर ऑफ मूवमेंट। सिनेमा, सिनी का मतलब ये मोशन पिक्चर्स जो दिखाती है वो सिनेमा है। सिनेमाटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर क्या होता है? जो कि मोशन पिक्चर फोटोग्राफर, जो क्या कर रहा होता है सिनेमा के बिल्कुल पीछे आपने देखा होगा ना, एक बंदा वो होता है जो वो उसको सेट कर रहा होता है सिनेमाटोग्राफ को, फिर वो सिनेमा में फिल्म चल रही होती है। तो पहले काइनेस्कोप इसको यूज़ करते थे, अब सिनेमाटोग्राफर यूज़ करते हैं। सिनेमाटोग्राफ जिसको चलाने वाला सिनेमाटोग्राफर होता है। तो सिनी या काइनी मतलब क्या होते हैं? मूवमेंट। तो काइनेटिक, काइनेस्कोप, सिनेमा, सिनेमाटोग्राफर, इन सब का मतलब मूवमेंट से या मोशन पिक्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है। नहीं तो कहाँ से? विड या विज, इसका मतलब देखना, लुक एट। जैसे विजन, विजन मतलब पावर ऑफ सीइंग, देखने की ताकत। विजुअल, तो विजुअल क्या होता है? जो ग्राफिक, जो तस्वीरें बनाए हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल। विजिबल, देखने के काबिल अगर कोई चीज़ है तो विजिबल, विज से और एबल से निकला है, देखने के काबिल कोई चीज़ है, एबल टू बी सीन। इनविजिबल, तो देखने के काबिल ना हो। एडवाइस, एडवाइस मतलब टू टेल समवन द वे यू सी द मैटर, वाइस से निकला है। वाइस मतलब देखना, एडवाइस किसी को बताना कि तुम किस नज़र से किसी चीज़ को देखते हो। मतलब आप किसी को नसीहत करते हो तो आप क्या बताते हैं कि मैं इस मामले को किस तरह से देख रहा हूँ, एडवाइस। विज इसमें भी आ रहा है। विज अविज, ये फ्रेंच है। विज अविज, जब कंपेयर करते हैं ना दो चीज़ों को तो हम विज अविज लिखते हैं। दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाए तो हम लिखते हैं विज अविज। ये कभी कभार लिखा होता है किताबों में। वीज़ा, डॉक्यूमेंट टू सी अदर कंट्री। विदा वीज़ा चाहिए भाई मुझे फला जगह का, वीज़ा। वीज़ा विज से निकला है। विज मतलब देखना। अगर दूसरा मुल्क घूमना चाहते हो, देखें ज़रा कौन सा है, फला स्विट्ज़रलैंड कैसा है, फ्रांस कैसा है, जर्मनी कैसा है, जापान कैसा है, तो क्या करना पड़ेगा? वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वीज़ा देखने से बिलोंग करता है। अगर आपको कुछ दूसरा कंट्री देखना है तो वीज़ा की डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा। एविडेंट, एविडेंट हु हैव सीन द क्राइम। एविडेंट कहते हैं गवाह। गवाह कौन? जिसने क्राइम को देखा हो। एविडेंट है ना वो, विड से निकला। विड मतलब भी देखना, रूट है ऊपर, रूट देखते रहो। वीडियो, अ फिल्म टू सी, एक ऐसी फिल्म जो आप देखते हैं वो वीडियो है। विड मतलब देखना। एनविजन, एनविजन मतलब टू सी इन वंस माइंड। मतलब एनविजन किसी के जहन को पढ़ना, किसी के जहन को देखना कि दूसरे के जहन में क्या चल रहा है, दैट इज एनविजन। तो ये विड या विज के मतलब आप देख सकते हैं हर जगह पर क्या है? टू सी, टू वॉच, देखना, ठीक है। समझ में आगे सारे वर्ड्स स्टार्ट टू एंड। एम्फी या एम्बी, बोथ, दो कैरेक्टरिस्टिक। एम्बीवर्ट, अच्छा एम्बीवर्ट से पहले दो वर्ड और समझ लो ना। एक होता है इंट्रोवर्ट और होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने आप में मगन है भाई, दूसरों से बातचीत ज़्यादा ना करे, दैट इज इंट्रोवर्ट। और कुछ लोग होते हैं दूसरों से बहुत बात करते हैं, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। है ना भाई, दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। एम्बीवर्ट जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, जिसको कभी कभी अकेले बैठने का दिल करे, किसी कभी कभी दूसरों से बात करने का दिल करे, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट जो दोनों हो वो क्या है हमारे पास? एम्बीवर्ट। क्लियर है। एम्फीबियन, जो दो जगहों पर रहे, बोथ लैंड एंड वाटर, जैसे फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। एम्बीडेक्स्ट्रस, बोथ लेफ्ट, अच्छा एम्बीडेक्स्ट्रस किससे कहते हैं? जो सीधे और उल्टे दोनों हाथ से लिख सकता हो, राइट हैंड भी हो लेफ्ट हैंड भी हो, उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बी मतलब बोथ, जो दोनों हाथों से लिखने की एबिलिटी हो। एम्बिगियस, हैविंग टू पॉसिबल मीनिंग, किसी एक चीज़ के दो मायने निकल जाए तो वो चीज़ हो जाएगी एम्बिगियस। क्लियर नहीं हो रहा, एम्बी आ गया मतलब बोथ, जिसके बोथ मीनिंग हो, दो मीनिंग हो, दो मायने। तो एम्बीवर्ट, एम्फीबियन, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिगियस, समझ में आ गया? तो मतलब इसके बोथ में मायने में आ रहा है, दो के मायने में आ रही है। क्लियर है।
इस तरह से विव या वाइटा या वीवी, इसके मतलब होते हैं अलाइव, जिंदा। विव, वीटा या वाइटा या वीवी। वाइवेशियस एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वाइवेशियस, लिवली, जिसमें जीने की उमंग हो, जीने की तरंग हो, दैट इज वाइवेशियस। रिवाइव, पबजी खेला है किसी ने? पबजी के अंदर क्या होता है कि बंदा मर जाए तो उसको दोबारा जिंदा कर देता है, रिवाइव कर देता है। तो रिवाइव का मतलब होता है किसी को दोबारा, किसी को होश में ले आना, किसी को दोबारा जिंदा कर देना। रिवाइव, रिवाइवल, ऐसा भी कहते हैं रिवाइवल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की फिर से आमद, इस्लाम को दोबारा बेदारी। रिवाइव। वाइटल, वाइटामिन प्ले, वाइटामिन खुद ही वाइटल अमाइनो एसिड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हो आपके लिए, नेसेसरी फॉर लाइफ। सर्वाइव, कंटिन्यू टू लिव थ्रू आउट एडवर्सिटी, जीने की कोशिश करना, सर्वाइव। वाइटामिन, वो अमाइनो एसिड जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, वाइटामिन। वीवी पेरस, द स्पीशीज दैट कैन डिलीवर लाइफ डायरेक्टली। तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओवी पैरस होते हैं और वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस क्या होते हैं? दे कैन डायरेक्टली डिलीवर द लाइफ, जो बेबीज डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं। वीवी पैरस, मेमल्स वगैरह वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। और जो ओवी पैरस होते हैं, दे कैन ले एग्स, अंडे देते हैं। जो बर्ड्स वगैरह हैं वो ओवी पैरस होते हैं, और रेप्टाइल्स वगैरह भी। तो वीवी पैरस, वीवी मतलब जो लाइफ डायरेक्टली जनरेट कर सके, वीवी। और ओवी मतलब वो अंडे से ओवा मतलब एग होता है, एक दूसरे। तो वाइवेशियस, रिवाइव, वाइटल, सर्वाइव, वाइटामिन, वीवी पैरस। तो विव, वाइटा, वीवी, इन सब का मतलब जिंदगी, लाइफ। बायो मतलब भी लाइफ होता है, क्लियर है? वर्ड्स 1000 और भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, टाइम नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारा हो गया, तो मैंने बोला चलो ज़्यादा नहीं कर रहा, इतने तो कर लो, कम से कम कर लो। फिड, फिड कहाँ बताया? फेथ, ट्रस्ट। फिड क्या है? फेथ या ट्रस्ट, मतलब किसी पर भरोसा। इनफिडल, काफिर को कहते हैं इनफिडल। नॉन मुस्लिम नहीं होता है काफिर, नॉन मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है। इनफिडल, काफिर, द पर्सन हैविंग रिलीजन अदर देन योर्स। इनफिडल, फिड से निकला ना, जिसकी फेथ आपसे अलग हो, तो वो काफिर है, तो काफिर को इनफिडल कहा जाता है। कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा, फेथ ऑन योर स्किल्स। फिड आ गया, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। हाई फाई, हाई फिडेलिटी, देखो हाई बोलते ना भाई, हाई फाई है बड़ा भाई, ये तो हाई फाई रेस्टोरेंट है बड़ा, हाई फाई होटल है, हाई फाई बेंगलो है, हाई फाई गाड़ी है। हाई फाई, दो वर्ड्स इन, हाई फिडेलिटी, ऑन विच यू कैन ट्रस्ट मोर, इस पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकें, दैट इज़ हाई फाई। हाई फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाई फाई, फुल फॉर्म है हाई फिडेलिटी। बहुत कम बच्चे जानते हैं ये कि हाई फाई फुल होता है हाई फिडेलिटी, मतलब जिस पर ज़्यादा फिड हो, ज़्यादा भरोसा हो। वाई फाई तो बहुत कॉमन है आजकल के दौर में। वायरलेस फिडेलिटी, ऑन विच यू कैन ट्रस्ट विदाउट वायर। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी का मतलब बिना तार के भरोसा कर ले आप। क्या? फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब भरोसा, ट्रस्ट। वायरलेस फिडेलिटी, वाई फाई, ये भी इसके अंदर आप मीनिंग याद करो, बहुत फेमस वर्ड है आजकल की दुनिया में। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस तार के बिना, फिडेलिटी भरोसा, मतलब आपका भरोसा है कि तार तो नहीं लगा हुआ लेकिन इंटरनेट कनेक्शन फुल आएगा चूँकि वाईफाई लगा हुआ है, तो वायर के बिना ही भरोसा आपको हो जाता है कि कनेक्शन में कोई कमी नहीं होगी। तभी तो वाईफाई बोलते हैं ना, वाईफाई ऑन करो, तार के बिना ही जो है वो काम बन जाता है। वायरलेस फिडेलिटी। कॉन्फिडेंट, अच्छा ये थोड़ा वर्ड है, द पर्सन ऑन विच में ट्रस्ट। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट दोनों में फ़र्क होता है। कॉन्फिडेंट क्या है? जिस पर आप भरोसा कर सकें। अगर मैं खुद पर भरोसा करता हूँ तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई स्किल्स, आई एम कॉन्फिडेंट। अगर मैं आपसे भरोसा कर रहा हूँ तो फिर यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में फ़र्क है, ए और ई का फ़र्क है बस। एफिडेविट, एफिडेविट बनाया कभी? ये बड़ा सुना होगा भाई, एफिडेविट बनाना है, कॉलेज एडमिशन आएंगे ना, तो एफिडेविट बनाना होगा 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। एफिडेविट किसे कहते हैं? रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ टेकिंग ओथ सो दैट अदर्स कैन ट्रस्ट। एफिडेविट क्या होता है? फिड से निकला है, ट्रस्ट। एक पूरा एक स्टैम्प पेपर होता है, उसमें लिखना होता है
कोई बात जो आप बताना चाहते हैं सदाकतनामा लिखना होता है ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। वाइट पेज पर आप लिख कर किसी को भी कुछ भी दोगे ना, गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करेगी आपकी बातों पर। उसके लिए वो बोलेगी 20 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर आओ, उसमें लिख कर स्टैम्प लग गया तो कोर्ट में वही चीज़ आगे जाता है। स्टैम्प पेपर सुना होगा ना आपने, वो एफिडेविट होता है, ऊपर हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता है, घर के कागजात वगैरह ये सब कुछ उसी में बन रहा होता है। देखा है ना, किसी को बेचना है, किराए पे देना है, किरायानामा वगैरह सब उसी में बनता है, ताकि अगर किराएदार कभी आगे जाकर परेशान करने लगे आपको तो फिर आप वो लेकर चले जाओ, तो वो भरोसा करेंगे सब उस पर। लेकिन एफिडेविट नहीं होगा, भरोसा कोई नहीं करेगा। खाली कागज़ पे लिख के साइन ले लो, कोई भरोसा नहीं करता। क्लियर है? तो फिट मतलब होता है ट्रस्ट, फेथ। क्लियर? तो फिट के तो सारे मैंने बता दिए, आई थिंक सो ख़त्म ही होने वाले हैं, ख़त्म हो चुके होंगे शायद। इंस्पेक्ट, देखना, मुशाहिदा करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। इंस्पेक्ट, केयरफुली। इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है ना, तफ्तीश करता है किसी चीज़ को, गौर से देखता है। एस्पेक्ट, टू ऑब्जर्व एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। एस्पेक्ट। अच्छा, ये एक होता है एक्सेप्ट, ये एस्पेक्ट है, तो वो अलग अलग वर्ड्स हैं। एस्पेक्ट मतलब किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना। रेस्पेक्ट मतलब किसी को इज्जत देना, एहतराम करना। स्पेक्टेटर, स्पेक्ट देखना, स्पेक्टेटर देखने वाला। देयर आर नो स्पेक्टेटर्स ऑन PSL मैच नाउअडेज। PSL के मैचेस में आजकल कोई स्पेक्टेटर नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से कोई देखने वाला नहीं है ना स्पेक्टेटर। शायकीन, देखने वाले, तमाशबीन अलाउ नहीं है तभी। तो स्पेक्ट मतलब देखना, मुशाहिदा करना, वो इंस्पेक्ट, एस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, स्पेक्टेटर, इस तरह से सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मिस बता दिया था, मिस मतलब हेट, नफरत करना। माइजोगैमिस्ट, अच्छा इस तरह। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप बताया था इंसान, मिस एंथ्रोप इंसानों से नफरत करने वाला, ठीक है। एंथ्रोपोस के मतलब होते हैं इंसान। माइजोगाइनिस्ट, गायनी का बताया था, गायनी मीन्स फीमेल। माइजोगाइनिस्ट जो औरत से नफरत करता हो, गायनी मीन्स फीमेल बताया था। गायनेशियम वगैरह बताया था ना, गायनाकोलॉजिस्ट, माइजोगाइनिस्ट इसका मतलब फीमेल। माइजोगैमिस्ट, माइजो हेट और गैमिस्ट नफरत मतलब शादी। माइजोगैमिस्ट द वन हू हेट्स मैरिज। माइजो मतलब आ गया, माइस मतलब आ गया तो नफरत है। अब वो मिसएंथ्रोप, माइजोगाइनिस्ट, माइजोगैमिस्ट हो सकते हैं। खत्म, ठीक है। दिस ऑल आर द वोकैबुलरीज डिफरेंट, काफ़ी सारे वोकैबुलरी का लेक्चर डिस्कस किया है। रूट्स वगैरह बताएं, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस बताएं, जिसके जरिए आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो एटलीस्ट ये सारे वर्ड्स अगर आप कर लेते हैं तो 50% तो चांस है कि आपके क्वेश्चंस वोकैबुलरी के निकल जाएंगे। बाकी और नेक्स्ट टाइम आप 50% के लिए और आगे करेंगे। अच्छे खासे मैंने रूट्स आपको बताएं, अच्छा खासा टाइम भी लगा, वक्त भी लगा, तो इसको याद रखना है, ये जगह लिख लेना सारी चीज़ों को। स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।